हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार लखेरा एक बार फिर से लखेरा टेक्निकल चैनल पर आप सभी छात्रों का अभिनंदन करता हूं। अब जो छात्र इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, आप पूरी क्लास लेकर ही जाना। जब देखना आपको कुछ नया चीज और क्या सीखने को मिलता है। और जब आपके पूरी वीडियो आप देख लो और जब वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज आपके दोस्तों से जरूर बोलना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ठीक है मेरे दोस्तों, अब देखिएगा, जो लड़कों ने कल टेस्ट दिया था, ऑनलाइन टेस्ट दिया था, सबसे पहले तो बताओ टेस्ट में मजा आया कि नहीं आया। दोस्तों, वह टेस्ट में, उस टेस्ट के अंदर जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे ओल्ड पेपर के एग्जाम के क्वेश्चन थे। मेरा कुछ बनाया हुआ नहीं था, कहीं मैंने बना दिया। मैं भगवान थोड़ी ना हूं जो मैं क्वेश्चनों को बनाऊंगा, समझ में आया ना। मैंने तो उसमें माइंड लगाया है कि ITI लेवल के क्वेश्चन किस किस प्रकार के हैं। मैंने वो क्वेश्चन जाने कहां से मैंने सेट किए, लेकिन वो क्वेश्चन वह क्वेश्चन है जो पुरानी एग्जामों में आ चुके हैं। एक भी क्वेश्चन नहीं था नया जो मैंने मेरे मन से बनाया। अब देख लेना कि आप किस लेवल के हो और आपको पता भी पड़ गया होगा पेपर किस लेवल का आता है। और बताओ पेपर में मजा आया कि नहीं। ऐसा लग रहा होगा जाने की हकीकत में हम टेस्ट दे रहे हैं। ठीक है ना दोस्तों, ऐसे ही मैं आपका टेस्ट लेता रहूंगा और आपको PDF मेरे जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके अंदर मैं आपको भेज दी जाएगी, PDF भेज दी जाएगी, मेरिट लिस्ट भेज दी जाएगी। ठीक है, इसलिए आप तैयार रहिएगा। कल आपको फिर मैं मेरिट लिस्ट और PDF रिजल्ट आपको भेज दूंगा और आप इस टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करें। यार, आप वीडियो देख रहे हो, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं करते हो, ये आपकी गलती है, ज्वाइन करो उसको। ठीक है दोस्तों, और आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरे लिए कमेंट करते हैं, बहुत खुशी होती है उनको पढ़कर। ठीक है दोस्तों, तो देखो आज जो नया पॉइंट है, वो नया जो पॉइंट है ना, वो क्या है अच्छे से देखना। वो है दोस्तों क्रिटिकल रेजिस्टेंस। क्या है दोस्तों, देखो क्रिटिकल रेजिस्टेंस। अब देखिएगा क्रिटिकल रेजिस्टेंस होता क्या है। क्रिटिकल रेजिस्टेंस, आराम से देखो, ये पॉइंट भी कई बार पेपर में आता है। क्रिटिकल रेजिस्टेंस, ये देखिएगा क्या है दोस्तों, क्रिटिकल रेजिस्टेंस। इसे बोलते हैं दोस्तों, याद रखना, क्रांतिक। क्या बोलते हैं, देखो क्रांतिक, क्रांतिक या नाजुक, क्रांतिक या नाजुक प्रतिरोध, क्रांतिक या नाजुक प्रतिरोध। बोलो समझ में आ गया, क्या बोलते हैं, क्रांतिक या नाजुक प्रतिरोध। इधर देखो, अगला जो नया पॉइंट है आज का, क्रिटिकल रेजिस्टेंस, क्रांतिक प्रतिरोध। मैंने आपको जो पॉइंट पढ़ा दिए हैं, एक तो DC जनरेटर का कार्य सिद्धांत करा दिया, DC जनरेटर के पार्ट्स करा दिए, हाँ, और DC जनरेटर के टाइप्स करा दिए, पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। एक एक पॉइंट आपका क्लियर कराऊंगा मैं। अब जो नया पॉइंट है वो है क्रिटिकल रेजिस्टेंस, यानी कि क्रांतिक प्रतिरोध। क्या चीज होती है, सुनो, ध्यान रखना दोस्तों। जो ये ध्रुवों पर जो ये वाइंडिंग लिपटी होती है ना, उसे बोलते हैं फील्ड वाइंडिंग। क्या बोलते हैं, फील्ड वाइंडिंग। एक बार और, जो चुंबकीय ध्रुवों पर जो वाइंडिंग लिपटी होती है ना, इसे फील्ड वाइंडिंग कहा जाता है। कौन सी वाइंडिंग दोस्तों, फील्ड वाइंडिंग। अब देखिएगा, इस फील्ड वाइंडिंग का वह अधिकतम प्रतिरोध, इस फील्ड वाइंडिंग का वह अधिकतम प्रतिरोध जिस पर फील्ड वाइंडिंग में कोई करंट प्रवाहित नहीं होती है। इस फील्ड वाइंडिंग में कोई करंट प्रवाहित नहीं होती है। जब इस फील्ड वाइंडिंग में कोई करंट प्रवाहित नहीं होगी, इसमें कोई करंट नहीं आएगा, तो इसमें चुंबक नहीं बनेगा। और जब चुंबक नहीं बनता है तो उत्पन्न वोल्टेज का मान 0 होता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। एक बार और मेरे दोस्तों, कि फील्ड वाइंडिंग का वह प्रतिरोध, अधिकतम प्रतिरोध जिस पर इस फील्ड वाइंडिंग में कोई करंट प्रवाहित नहीं होती है, इसमें करंट नहीं जा सकती है, उसे बोला जाता है क्रांतिक प्रतिरोध। क्या बोलोगे, क्रांतिक प्रतिरोध। अब लड़का मेरे से यूं बोल रहा है, गुरुजी एक बात बताओ, आप हमें प्रेरित वोल्टेज का मान 0 बता रहे हो, सही बात है कि नहीं, क्यों, चुंबक नहीं है, सही है ना। लेकिन स्टूडेंट मेरे से यूँ बोल रहा है, सर आपने कुछ दिन पहले हमें यह बताया था कि अभिष्ट चुंबकत्व तो होता है, अभिष्ट चुंबकत्व तो होता है। देखो आपका जो माइंड में क्वेश्चन चल रहा है ना, उसका मैं ऑटोमेटिक आंसर दूंगा, टेंशन मत करो। आप खुद भी स्माइल करने लग जाओगे, मुस्कुराने लग जाओगे कि यार यही क्वेश्चन चल रहा था, इन्होंने बोल ही दिया है। तो देखो दोस्तों, आप बताओ कि अभिष्ट चुंबकत्व है छोटा सा, थोड़ा सा,
अब इस अवशिष्ट चुंबकत्व के मध्य में जब जनरेटर का आर्मेचर घूमता है ना, थोड़ी सी चुंबक के मध्य में, तो 2 वोल्ट बनती है। कितनी वोल्ट बनती है? 2 वोल्ट। चाहे इसमें करंट मत जाओ, फील्ड वाइंडिंग में कोई करंट मत जाओ, परंतु अवशिष्ट चुंबकत्व रहता है तो कितनी वोल्ट बनती है? 2 वोल्ट बनती है। और मैं आपको जो बता रहा हूं वो कितनी वोल्ट बता रहा हूं भाई? 0 वोल्ट बता रहा हूं। लड़का पूछ रहा है इसका कारण क्या है ये बताओ। तो यार मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं भाई, काफी दिन हो चुके हैं और आप जनरेटर को प्रयोग नहीं ले रहे हो। जनरेटर आपने प्रयोग नहीं लिया, अब ये अवशिष्ट चुंबकत्व तो समाप्त हो गया है। हाँ, जब जनरेटर को कई दिनों तक प्रयोग नहीं लेते हैं तो अवशिष्ट चुंबकत्व तो समाप्त है। अब इस अवशिष्ट चुंबकत्व बनाने के लिए, आप इस चुंबक को बनाने के लिए इस फील्ड बाइंडिंग पर अलग से बैटरी की सप्लाई दोगे। फील्ड बाइंडिंग पर क्या दोगे? अलग से बैटरी की सप्लाई दोगे। लेकिन फील्ड बाइंडिंग का प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से अधिक है, यानी क्रांतिक प्रतिरोध के बराबर भी होने पर, जब फील्ड बाइंडिंग का प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध के बराबर हो जाएगा ना, तो इस फील्ड बाइंडिंग में कोई करंट प्रवाहित नहीं होगी। इसका मतलब होता है कि इस फील्ड बाइंडिंग का प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध के बराबर हो चुका है, क्रांतिक अवस्था में आ चुका है। तो इस फील्ड बाइंडिंग में डीसी सप्लाई, जो बैटरी की करंट है वो नहीं जाएगी। जो बैटरी की करंट इसमें नहीं जाएगी तो चुंबक है ना, बिल्कुल भी चुंबक नहीं बनेगा। और आर्मेचर को आप कितना भी घुमा लो, जनरेटर वोल्टेज का उत्पादन नहीं करेगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? एक बार और समझो अच्छे से। यानी कि इस फील्ड वाइंडिंग का वह प्रतिरोध जिसके कारण फील्ड वाइंडिंग में कोई करंट प्रवाहित नहीं होती है, उसे क्रांतिक प्रतिरोध कहा जाता है। जो को जब इसमें कोई करंट प्रवाहित नहीं होगी ना, चाहे तुम बैटरी की सप्लाई दे लो, परंतु इसका प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध के बराबर है। क्रांतिक अवस्था में इसमें कोई करंट प्रवाहित नहीं होती है, चुंबक नहीं बनता है और वोल्टेज भी नहीं बनता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अब बताओ फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध क्या होना चाहिए? क्रांतिक प्रतिरोध होना चाहिए, क्रांतिक प्रतिरोध से अधिक या क्रांतिक प्रतिरोध से कम। तो हमेशा इसका प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से कम होना चाहिए ताकि इसमें धारा प्रवाहित हो सके। जब फील्ड वाइंडिंग में करंट जाएगी तो चुंबक बनेगा, तभी इसका वोल्टेज का उत्पादन होगा, अन्यथा इसमें कोई वोल्टेज का उत्पादन नहीं होगा। बोलो समझ में आ गया ना? एक बार और देखो, बार बार समझा रहा हूं। फील्ड वाइंडिंग का वह अधिकतम प्रतिरोध जिस पर फील्ड वाइंडिंग में कोई करंट प्रवाहित नहीं होती है। तो देखिएगा क्रांतिक प्रतिरोध किसे कहा जाता है इसमें देखो, यानी कि फील्ड वाइंडिंग का परिभाषा लिखेंगे अपन लोग। फील्ड वाइंडिंग का किसका? फील्ड वाइंडिंग का वह अधिकतम प्रतिरोध, वह अधिकतम प्रतिरोध जिस पर फील्ड वाइंडिंग में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती है। बोलो समझ में आ रहा है ना? कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती है। बोलो सही है ना? सही है ना? उसे क्रांतिक प्रतिरोध कहते हैं, उसे क्रांतिक प्रतिरोध कहते हैं, उसे क्रांतिक प्रतिरोध कहते हैं। बोलो समझ में आ रहा है ना? उसे कौन सा प्रतिरोध बोलोगे? क्रांतिक प्रतिरोध कहते हैं। एक बार और देखो दोस्तों, देखो इस फील्ड बाइंडिंग है ना, जो चुंबक के ध्रुवों पर लिपटी होती है ना, उसे क्रांतिक, जो से फील्ड वाइंडिंग कहते हैं। जो चुंबक के ध्रुवों पर बाइंडिंग लिपटी होती है ना, उसे फील्ड वाइंडिंग कहते हैं। तो इस वाइंडिंग का वह अधिकतम प्रतिरोध, इस वाइंडिंग का वह अधिकतम प्रतिरोध जिस पर फील्ड वाइंडिंग में कोई करंट प्रवाहित नहीं होती है। जब करंट नहीं जाएगा तो चुंबक नहीं बनेगा, और चुंबक नहीं बनेगा तो वोल्टेज का मान भी नहीं बनेगा, वोल्टेज भी उत्पन्न नहीं होता है। बोलो क्लियर हो गया ना? समझ में आ गया ना? अब देखो मैं आगे चलता हूं फटाफट। अब देखिएगा, अब क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन लगाएंगे इसका। बताओ फटाफट इस पॉइंट का पहला क्वेश्चन लगाऊंगा। ये क्वेश्चन भी पेपर में आ चुका है। बताओ जनरेटर में क्रांतिक प्रतिरोध
जनरेटर में क्रांतिक प्रतिरोध, क्रांतिक प्रतिरोध, सही है ना। क्रांतिक प्रतिरोध किससे संबंधित होता है, किससे संबंधित होता है। यह क्वेश्चन भी पेपर में आ चुका है। किससे संबंधित होता है, जनरेटर में क्रांतिक प्रतिरोध किससे संबंधित होता है। देखो ऑप्शन देते हैं, आंसर दोगे आप लोग। ए आर्मेचर वाइंडिंग, आराम से दोगे, आर्मेचर वाइंडिंग, बोलो सही है ना। बी बी देखो, बी क्या दोगे आप, बी लोड धारा, लोड धारा, ऐसी तो टेक्निकल चलती है। सी देखो सी देखोगे आप, फील्ड वाइंडिंग। फटाफट आंसर दो, फटाफट फटाफट बोलो, कौन सी वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग। और डी बोले आर्मेचर धारा, आर्मेचर धारा। तो बताओ क्रांतिक प्रतिरोध जनरेटर में किससे संबंधित होता है, बोलो क्रांतिक प्रतिरोध किससे संबंधित है, फील्ड वाइंडिंग से। आंसर क्या होगा दोस्तों, फील्ड वाइंडिंग से। बोलो क्लियर हो गया ना, समझ में आ गया ना। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या होता है, अगला क्वेश्चन है जनरेटर में, जनरेटर में, सही है ना, किस में दोस्तों, जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध, वेरी इंपॉर्टेंट, फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध, सही है ना। फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध हमेशा क्या होना चाहिए, हमेशा क्या होना चाहिए, ये बोल रहा है ना। अब बताओ फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध हमेशा क्या होना चाहिए। अब यार एक बात बताओ, यदि फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध के बराबर है, क्रांतिक प्रतिरोध के बराबर है, तो क्या इसमें करंट जा सकती है क्या, नहीं जाएगी, चुंबक नहीं बनेगा, वोल्टेज का मान भी शून्य होगा। यदि इस फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से अधिक है, यानी कि बराबर भी नहीं होना चाहिए, अधिक भी नहीं, अगर अधिक है या बराबर है तो बोलो इसमें कोई करंट जाएगी क्या, नहीं जाएगी, और वोल्टेज का उत्पादन क्या होगा, शून्य होगा। इसलिए इस फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध हमेशा क्रांतिक प्रतिरोध से कम होना चाहिए। क्रांतिक प्रतिरोध से क्या होना चाहिए, कम। तो क्रांतिक प्रतिरोध से कम होगा तो इसमें करंट जाएगी, करंट जाएगी तो चुंबक बनेगा, और चुंबक बनेगा तो वोल्टेज का मान भी बढ़ेगा, या वोल्टेज भी उत्पन्न होती है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बोलो समझ में आया कि नहीं आया। तो बताओ फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध क्या होना चाहिए, क्रांतिक प्रतिरोध के बराबर, क्रांतिक प्रतिरोध से अधिक, या क्रांतिक प्रतिरोध से कम। बोलो क्या आएगा, क्रांतिक प्रतिरोध से कम। जब प्रतिरोध का मान कम होगा तो ही तो करंट इसमें जाएगी ना। तो देखिएगा आंसर में डायरेक्ट लिखा देता हूं, देखो फील्ड वाइंडिंग प्रतिरोध क्या होना चाहिए, डायरेक्ट लिखा रहा हूं, क्रांतिक प्रतिरोध से कम, क्रांतिक प्रतिरोध से कम। बोलो क्लियर है ना, किससे कम होगा दोस्तों, क्रांतिक प्रतिरोध से कम होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अब बताना। ये क्वेश्चन भी आईटीआई के सेमेस्टर के पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। तो बताओ दोस्तों, जब जनरेटर में, सही है ना, अरे जब जनरेटर में, सही है ना, जब जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध, फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध, मजा आ रहा है ना, फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध, एक एक चीज कराऊंगा आपके। फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध के बराबर, क्रांतिक प्रतिरोध के बराबर, बोलो क्रांतिक प्रतिरोध के बराबर, या क्रांतिक प्रतिरोध से अधिक हो जाता है, क्रांतिक प्रतिरोध से अधिक हो जाता है, अधिक हो जाता है, सही है ना, अधिक हो जाता है। तो प्रेरित वोल्टेज क्या होती है, तो प्रेरित वोल्टेज बताओ, फटाफट बताओ भाई, प्रेरित वोल्टेज क्या होती है, प्रेरित वोल्टेज
क्या होती है। सही है ना? हाँ भाई अरुण जी महावर महुआ के है ना, आप लोग अच्छे से क्लास लिया करो डेली। हाँ जी सुरेंद्र सैनी जी कैसे हो आप भी क्लास लेते हो ना? पीतलिया के बालाजी महुआ से हो ना आप? हाँ सुरेंद्र सैनी जी कैसे हो, डेली क्लास लेते हो ना आप लोग जी? हाँ और ये क्या बोलते हैं अरुण सोनी जी आप भी बढ़िया हो, ठीक है जी, क्लास लिया करो डेली। अब देखो आप बताओ, जब जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध के बराबर, जब क्रांतिक प्रतिरोध के बराबर होगा या क्रांतिक प्रतिरोध से अधिक होगा तो क्या फील्ड वाइंडिंग में करंट जा सकती है? क्या फील्ड वाइंडिंग में कोई करंट नहीं जाएगी और उत्पन्न वोल्टेज का मान क्या होगा? शून्य होगा। सही है ना? डायरेक्ट लिख दूं ना? तो देखो उत्पन्न वोल्टेज क्या होगी? शून्य। आपसे यूं पूछेगा, देखो चलो ऑप्शन बना देते हैं, ए शून्य, बी अधिकतम, ऐसे ही तो क्वेश्चन आते हैं वहाँ पेपर में, सी निम्न, लड़के कंफ्यूज होते हैं, और डी नो, ऐसे आएगा है ना। अब देखो जब आप इन चीज़ों के बारे में नहीं जानेंगे तो बेस कैसे क्लियर होगा? तो बताओ हमेशा इस फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से कम होना चाहिए, बराबर या अधिक होने पर कोई वोल्टेज उत्पन्न नहीं होती है। तो बोलो आंसर क्या आएगा? शून्य। एक बार और देखो, जब फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध, इसका प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध के बराबर हो जाता है तो इसमें फील्ड वाइंडिंग में कोई करंट प्रवाहित नहीं होती है, तो वोल्टेज का मान क्या होगा? शून्य होगा। अब ये क्वेश्चन दिल्ली मेट्रो 15 के पेपर में, जो क्वेश्चन मैं लिखा रहा हूं ये दिल्ली मेट्रो 15 के पेपर में आ चुका है। तो देखिएगा जनरेटर में क्रांतिक गति पर, जनरेटर में क्रांतिक गति पर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, क्रांतिक गति पर प्रेरित वोल्टेज क्या होती है? प्रेरित वोल्टेज ऐसे बोल रहा है कि जनरेटर में क्रांतिक गति पर प्रेरित वोल्टेज क्या होती है? ये क्वेश्चन दिल्ली मेट्रो 15 के पेपर में आ चुका है। दिल्ली मेट्रो 15 के पेपर में है कि जनरेटर में क्रांतिक गति पर प्रेरित वोल्टेज क्या होती है। ऑप्शन नंबर ए मेरे दोस्तों, ए है शून्य। देखना भाई दिखाई तो दे रहा है ना आपको, देखो भाई अधिकतम, और सी आएगा दोस्तों निम्न, और डी आएगा कोई नहीं। ठीक है ना? अब देखो, अब बताना, जब जनरेटर में क्रांतिक गति, इस पर काफ़ी लड़के अधिकतम करके आ जाते हैं। दिल्ली मेट्रो 15 के पेपर में आ चुका है। बहुत लड़के यहाँ कंफ्यूज रहते हैं, तो मैं बताता हूँ मेरे दोस्तों, अब अच्छे से देखो। क्रांतिक गति यानी कि क्रांतिक अवस्था है जनरेटर में, यानी कि फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध क्रांतिक अवस्था पे है और जब वह गति कर रहा है, सुनो अच्छी तरह, कि क्रांतिक प्रतिरोध तो किससे रिलेटिव होता है? फील्ड वाइंडिंग से रिलेटिव होता है। यानी कि जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध कौन सा हो गया? क्रांतिक अवस्था है। जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग के प्रतिरोध की कौन सी अवस्था है? क्रांतिक अवस्था है। फिर वह गति कर रहा है, फिर इसको कितना ही घुमा लो, तो जब फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध के बराबर हो जाता है, क्रांतिक अवस्था में होता है, और वो कितनी भी गति कर ले, आर्मेचर को कितना भी घुमा लो, चुंबक बनेगा नहीं। तो क्या जनरेटर वोल्टेज का उत्पादन कर सकता है क्या? आंसर क्या आएगा मेरे दोस्तों? शून्य। क्या आएगा? शून्य। बोलो समझ में आए कि नहीं आए? फील्ड यानी कि आज मैंने आपको पढ़ाया था क्रांतिक प्रतिरोध। क्या पढ़ाया था? क्रांतिक प्रतिरोध। तो क्रांतिक प्रतिरोध संबंधित एक बार और समझो आप लोग, सुनो मेरे दोस्तों आराम से बोलो। देखो क्रांतिक प्रतिरोध किसे कहा जाता है? क्रिटिकल रेजिस्टेंस, यानी कि फील्ड वाइंडिंग का वह अधिकतम प्रतिरोध। ये फील्ड वाइंडिंग है जो चुंबक के ध्रुवों पर लगी होती है। फील्ड वाइंडिंग का वह अधिकतम प्रतिरोध जिस पर फील्ड वाइंडिंग में कोई करंट प्रवाहित नहीं होगी। जब इसमें कोई करंट नहीं जाएगी तो चुंबक नहीं बनेगा और वोल्टेज का मान क्या होगा? शून्य होगा। इसलिए इसका प्रतिरोध हमेशा क्रांतिक प्रतिरोध से कम होना चाहिए। बोलो क्लियर हो गया? अगर क्रांतिक प्रतिरोध के बराबर इस वाइंडिंग का प्रतिरोध हो जाता है, यह क्रांतिक प्रतिरोध से अधिक हो जाता है, तो प्रेरित वोल्टेज शून्य होगी। यहां तक समझ में आ गया? क्रांतिक गति पर यानी कि फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध क्रांतिक हो चुका है और उस पर जनरेटर गति कर रहा है, तो फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध जब क्रांतिक अवस्था में पहुंच चुका है, चुंबकीय फ्लक्स शून्य होगा और वोल्टेज का मान भी क्या होगा? शून्य होगा। दो क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन, जनरेटर में क्रांतिक प्रतिरोध किससे संबंधित होता है? तो बताओ कौन सी वाइंडिंग
वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग से संबंधित होता है। अगला, फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध हमेशा क्या होना चाहिए? इस वाइंडिंग का प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आ गया ना मेरे दोस्तों? फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। हाँ जी, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। क्रांतिक रेजिस्टेंस, क्रिटिकल रेजिस्टेंस ले लिया ना आपने? हाँ जी, देखो अब क्या होता है, अब देखते हैं, अपन नया पॉइंट पढ़ते हैं। अब देखो, ये समझ में आ गया ना आज का पॉइंट? अब देखिएगा, अपने दोस्तों से बोलो यार, मैं काफ़ी बार बोल रहा हूँ, बार बार थोड़ा सा आप भी साथ दो। इतनी अच्छी पढ़ाई करा रहे हैं आप लोगों के लिए, एक एक पॉइंट कराऊंगा मैं आपको, लेकिन थोड़ा सा बस आपका साथ की ज़रूरत है। अब आप बोलोगे अपने दोस्तों से तो फिर वो बोलेंगे। कितने सारे लड़के हैं, अगर एक एक लड़का भी जोड़ेगा ना तो तुरंत सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको अगर मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो बोलो, अगर मेहनत पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं। समझ में आ गया ना? तो अब देखो दोस्तों, अब क्या होता है कि अब बात आती है तुम्हारी वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन, सुनो ये क्या चीज़ है? वोल्टेज रेगुलेशन, सुनो बेटा, ये क्या चीज़ है? वोल्टेज रेगुलेशन क्या चीज़ है? अब वोल्टेज रेगुलेशन इसको बोलते हैं वोल्टता नियंत्रक। वोल्टता नियंत्रक, सही है ना? वोल्टता नियंत्रक या वोल्टता नियमन। वोल्टता नियमन क्या दोस्तों? वोल्टता नियमन, सही है ना? यानी कि वोल्टता नियंत्रक या वोल्टता नियमन, ये क्या होता है? यानी कि आपसे अगर पूछ रहा है तो ये क्या चीज़ है, तो मैं बता देता हूं दोस्तों। इसको देखो, मैं अल्टरनेटर में भी बताऊंगा। अल्टरनेटर में यह है जो चीज़ होती है ना, अब ये अल्टरनेटर में होता है। अब ये चीज़ जो अल्टरनेटर में होती है वो 3 विधि से याद करते हैं वोल्टेज रेगुलेशन, यानी कि पोशियर विधि, त्रिभुजाकार, जो अल्टरनेटर में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। पोशियर विधि, कौन सी? पोशियर विधि। ये किसके लिए प्रयोग करते हैं? ये वोल्टेज रेगुलेशन के लिए प्रयोग की जाती है। अल्टरनेटर में समझाऊंगा आपको, ये डीसी जनरेटर में ऐसा कुछ नहीं है, वो अल्टरनेटर में है। किसमें? अल्टरनेटर में। आगे ने सिंक्रोनस प्रतिबाधा विधि, ये सारी अल्टरनेटर। चुंबकीय वाहक बल विधि, एमएमएफ विधि, इससे वोल्टेज रेगुलेशन याद किया जाता है। अब क्या होता है रेगुलेशन? सॉरी, ये है रेगुलेशन। क्या है? रेगुलेशन। अब सुनो, अब क्या होता है रेगुलेशन, यानी क्या चीज है? रेगुलेशन क्या है? तो देखो, जनरेटर में यानी कि डीसी जनरेटर में शून्य लोड। कौन सी लोड दोस्तों? शून्य लोड। अभी 1 मिनट रुक जाओ आप। शून्य लोड को बोलते हैं नो लोड। कौन सी लोड बोलते हैं? नो लोड। तो डीसी जनरेटर में शून्य लोड वोल्टेज, कौन सी वोल्टेज? शून्य लोड वोल्टेज, तथा फुल लोड वोल्टेज, कौन सी वोल्टेज? फुल लोड वोल्टेज, सही है ना? फुल लोड वोल्टेज, सही है ना? फुल लोड वोल्टेज का, सही है ना? का अंतर, सही है ना दोस्तों? का अंतर। अब देखना, का अंतर वोल्टेज रेगुलेशन कहलाता है। वोल्टेज रेगुलेशन कहलाता है। वोल्टेज रेगुलेशन कहलाता है। अब देखो आप लोग, क्या कहलाता है? वोल्टेज रेगुलेशन। अब देखो मेरे दोस्तों, क्या होता है? देखो, वोल्टेज रेगुलेशन क्या चीज़ है मैं बता देता हूँ आपको। ये वोल्टेज रेगुलेशन है, तो देखो VR बराबर होता है नो लोड वोल्टेज, जब जनरेटर पे लोड नहीं था। अब जनरेटर पे जब लोड नहीं था तो इसको बोलते हैं N0। क्या बोलते हैं? N0। इसको नो लोड वोल्टेज कहा जाता है। लेकिन ये गति से रिलेटिव है। ये किससे रिलेटिव? गति से। अपन वोल्टेज का सिस्टम लिखेंगे तो B0 हो गया। क्या 0 हो गया? B0। देखते चलो आप, क्या हो गया? B0। ये नो लोड वोल्टेज, ठीक है। एक होता है दोस्तों फुल लोड वोल्टेज। कौन सी होती है? फुल लोड वोल्टेज। तो 0 का मतलब नो लोड, जब जनरेटर पे लोड नहीं था
उस समय की वोल्टेज, और जब जनरेटर पे लोड लगा दिया उस समय की वोल्टेज का अंतर वोल्टेज रेगुलेशन कहलाता है। तो देखो, जब शून्य लोड था उस समय की वोल्टेज और जब फुल लोड था उस समय की वोल्टेज का जो अंतर आता है उसे वोल्टेज रेगुलेशन कहते हैं। ये क्वेश्चन राजस्थान लाइनमैन के पेपर में आ चुका है। एक बार और समझिएगा अच्छे से, इसको वापस देखो दोस्तों, नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज। नो लोड का मतलब जब लोड नहीं था उस समय की वोल्टेज, और जब लोड लगा दिया उस समय की वोल्टेज का अंतर क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? वोल्टेज रेगुलेशन। अब देखो इधर आएगी फुल लोड वोल्टेज। एक तो ये फॉर्मूला बन गया आपका, ठीक है, एक तो ये बन गया, सही है ना। एक जो दूसरा फॉर्मूला और आ जाता है इसका, याद रखना ये दोनों बराबर रहेंगे इधर के, ठीक है। ये नो लोड वोल्टेज है। एक बार और आता है, सिंपल वाला आता है। तो देखो क्या करते हैं, VNL। VNL का मतलब होता है नो लोड वोल्टेज। VNL का मतलब क्या होता है? नो लोड वोल्टेज माइनस दोस्तों फुल लोड वोल्टेज। कौन सी वोल्टेज? फुल लोड वोल्टेज बटे में करो बेटा फुल लोड वोल्टेज इनटू क्या आएगा? 100 आएगा। क्या आएगा? 100 आएगा। तो देखो, नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज का अंतर वोल्टेज रेगुलेशन कहलाता है। तो देखो फुल लोड वोल्टेज आई कि नहीं आई? अब देखो खे तो ये फॉर्मूला दे देगा वो। अब मेरे दोस्तों जो बात आती है अटकाने वाली बात कहाँ आती है? अगर वो इनको नहीं दे तो क्या दे सकता है? वो ये दे सकता है, देखो E माइनस वी बट्टे वी, ए ऐसे देगा, ए ऑप्शन, ठीक है। 100 से गुणा कर लेंगे, अभी अपन समझा रहा हूँ मैं। अब ये देगा या देगा V माइनस E बट्टे E इंटू 100, ये देगा। अब क्या होता है, लड़का क्या करता है, इसके सेम देखता है। देखो V एरिया सही है ना, तो लड़का सोचता है BB एरिया, ठीक है ना, BB एरिया सही है ना। इधर देखता है लड़का, तो देखो V एरिया E एरिया E, ये ऐसे है। लड़का अगर रटना चाहता है, इसको रटता है ना, तो समझता है फुल लोड वोल्टेज इधर का सेम होगा, ऐसे रटता है, इधर का सेम होगा, ऐसे रटता है। तो वो देखो ये भी सेम आ गया और ये भी सेम आ गया, दोनों सेम आ चुके हैं। अब लड़का कन्फ्यूजन हो जाता है कि इसमें मुझे करना क्या है, जबकि हमको ये लिखाया गया है, हमने बुकों में से ये पढ़ा है, आ ये गया है वहाँ। ऐसे तो क्वेश्चन टेक्निकल के चेंज होते हैं। आप क्या है, आपका बेस क्लियर नहीं कर पाते हो, आपको ये समझना पड़ेगा ये चीज़ क्या है। अब देखो दोस्तों, ये भी है ये भी है। अब आप कंफ्यूज होंगे, दोनों ऑप्शन में आते हैं, अब दोनों आगे तो करना क्या है, ये नहीं आएगा, ये तो बहुत कम आता है, लेकिन ये लेवल के आते हैं, इसमें लड़के कंफ्यूज होते हैं। तो मैं बता दूं दोस्तों, आपको चित्र बना के देखो, पहले ये बता देता हूँ। ये आर्मेचर है, ये जनरेटर है, जनरेटर का ये आर्मेचर है, और ये आगे टर्मिनल वोल्टेज। याद रखना, मैं बता रहा हूँ आपको, बोलूँगा, अब वापस एक देखना आप। जब जनरेटर पे लोड नहीं था ना, तो जनरेटर के आर्मेचर में जो वोल्टेज बनती है ना, उसे बोलते हैं विद्युत वाहक बल। जब जनरेटर के आर्मेचर में जो वोल्टेज बनती है ना, उसे बोलते हैं विद्युत वाहक बल। याद रखिएगा, प्रेरित ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया ना, यानी कि प्रेरित वोल्टेज इसे कहा जाता है। और जब इस पर लोड लगा दिया जाता है मेरे दोस्तों लोड लगा दिया जाता है, तो जब ये बनने वाली वोल्टेज थी, जब ये लोड पे आ जाती है ना, तो लोड पर जो वोल्टेज प्राप्त होती है ना, इसे टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं, यानी कि फुल लोड वोल्टेज, इसे टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं, फुल लोड वोल्टेज। और जब आप लोड हटा लोगे ना, नो लोड, तो इसके अंदर जो आर्मेचर में जो वोल्टेज उत्पन्न होती है नो लोड अवस्था में, इसे बोलते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल। जब लोड नहीं था तो इसके अंदर वोल्टेज का उत्पादन हो रहा था, सही है ना। जब लोड नहीं था तो इसके अंदर वोल्टेज का उत्पादन हो रहा था, उसे बोलते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल। और जब इस पर आपने लोड लगा दिया तो ये जो वोल्टेज बनी थी ना, वो वोल्टेज लोड पर आ गई, और जैसे ये वोल्टेज लोड पर आई तो इसका नाम चेंज हो गया, और इसका नाम बना था टर्मिनल वोल्टेज। क्या नाम बना था? टर्मिनल वोल्टेज। चाहे तुम BT लगा सकते हो, यहां पर कोई इशू नहीं है इसका। अब देखिएगा, अब क्या होता है दोस्तों, अब देखो, अब मेरे को बताओ, अब बताना, जब लोड नहीं है, क्या नहीं है? लोड नहीं है। जब लोड नहीं है ना, जनरेटर में लोड नहीं है, तो बताओ आर्मेचर में वोल्टेज बन रही है ना, वो कौन सी बन रही है? E।
कौन सी बन रही है? ई, विद्युत वाहक बल, प्रेरित ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ बन रहा है इसके अंदर। तो जब लोड नहीं था, तो देखो जब लोड नहीं था, नो लोड वोल्टेज, तो ई बन रहा है। क्या बन रहा है? ई बन रहा है। और जब दोस्तों इस पे लोड डाल दिया ना आपने, क्या डाल दिया? लोड, तो उसे टर्मिनल वोल्टेज बोलोगे। क्या बोलोगे दोस्तों? टर्मिनल वोल्टेज। बोलो समझ में आ गया? तो बताओ ये वाला होगा, ये वाला होगा, यही तो वाला होगा, सही है ना? क्यों? नो लोड वोल्टेज, नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज। फुल लोड पे तो टर्मिनल वोल्टेज आती है, जो नो लोड होता है उसमें प्रेरित ईएमएफ उत्पन्न होता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया ना। एक ही चीज सीखो आप, जब लोड नहीं है दोस्तों तो आर्मेचर में जो ईएमएफ उत्पन्न होता है ना, इसे बोलते हैं ईएमएफ, प्रेरित ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ, प्रेरित वोल्टेज बोला जाता है। इसको ई से प्रदर्शित करते हैं। और जब इस पे लोड लगा देते हैं ना, अब जाने कितनी बार बता दिया, अब तो दिमाग में फंस जाना चाहिए तुम्हारे। अब बताओ, जैसे आपने लोड लगा दिया तो इसे टर्मिनल वोल्टेज बोलोगे। क्या बोलोगे दोस्तों? टर्मिनल वोल्टेज। बोलो समझ में आ गया ना? अब देखो अब क्या होता है, इसका जो तीसरा फॉर्मूला होता है ना, कौन सा होता है? तीसरा फॉर्मूला। जो तीसरा फॉर्मूला होता है ना, इसको बोलते हैं बी आर बराबर ई जीरो, यानी कि ई जीरो माइनस वी बटे वी इंटू 100। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आ गया? तो वोल्टेज रेगुलेशन के कितने फॉर्मूले हो गए? 3 हो गए। एक तो ये वाला, ये वाला, ये वाला, इनमें से एक आएगा। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया ना? अब देखो वोल्टेज रेगुलेशन याद करने की विधि ये मैं आपको अल्टरनेटर में बताऊंगा। 3 विधि प्रयोग करते हैं, एक पोशियर विधि, एक सिंक्रोनस रिएक्टेंस विधि, आए कि नहीं, और एक चुंबकीय एमएमएफ यानी कि चुंबकीय वाहक बल विधि, आए कि नहीं? पोशियर विधि है ना, जो याद रखना राजस्थान बिजली विभाग में आ चुका है कि पोशियर विधि का उपयोग किसके लिए करते हैं। ये पोशियर मेथड है ना, ये पोशियर मेथड होता है, इसका उपयोग वोल्टेज रेगुलेशन को याद करने के लिए करते हैं। जो पोशियर मेथड है ना, इसका उपयोग वोल्टेज रेगुलेशन के लिए याद करते हैं। अल्टरनेटर में समझाऊंगा इनको मैं अच्छे से। ठीक है दोस्तों, यहाँ इनका काम नहीं है समझ में, लेकिन याद रखना। कहीं बोलते गुरुजी ने वोल्टेज रेगुलेशन पढ़ा दी, ये नहीं बताया, सही है ना? और ये वोल्टेज रेगुलेशन धनात्मक, ऋणात्मक, आर्मेचर रिएक्शन वगैरह, ये सारी अल्टरनेटर में आएगी, काम आएगी, वहां इनको समझाऊंगा। यहाँ जो पॉइंट बनते हैं उनको मैं सारे लिखा रहा हूँ, मैं देखना तुम अल्टरनेटर से पूछेगा इनको। ठीक है, अब देखो अब क्या होता है, अब क्या होता है, इसका पहला नोट देखो आप लोग, पहला नोट देखिएगा क्या कह रहा है ये बताना। अब पहला क्या कह रहा है देखो, पहले मैं समझाऊंगा आपको, अच्छे से समझना। देखो नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज का अंतर वोल्टेज रेगुलेशन कहलाता है। अब बताओ, एक जनरेटर है, ये वाला जनरेटर है ना, और ये जनरेटर का आर्मेचर है, सही है ना? अब बताओ, ये नो लोड वोल्टेज, कौन सी? नो लोड वोल्टेज है। तो माना दोस्तों जब इस पे लोड नहीं है ना, जब इस पे लोड नहीं है तो उत्पादन ये 200 वोल्ट का कर रहा है। नो लोड वोल्टेज कितनी है? 200 वोल्ट उत्पादन कर रहा है, ये वाली 200 कर लिए है ना? बताओ, जब लोड नहीं था, जनरेटर को तुम लोगों ने चालू किया और वोल्टेज कितनी बनी? 200 वोल्ट। और जैसे ही आपने लोड लगा दिया, जैसे ही आपने लोड लगाया तो वोल्टेज ड्रॉप हो गई, बहुत ज़्यादा लॉस हो गई इसके अंदर, और इसने वोल्टेज दी ओनली 14 आपको 150 वोल्ट। बताओ है, यानी कि जब लोड नहीं था, जब हम जनरेटर को बाहर चला रहे थे, उस समय उसकी वोल्टेज 200 वोल्ट थी, और जैसे ही हमने उसकी सप्लाई घर को सप्लाई दी, जैसे ही हमने उस पर लोड डाला, उसकी वोल्टेज घट गई और कितनी रह गई? 150 वोल्ट रह गई। तो नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज। बताओ वोल्टेज रेगुलेशन कितना आया? 50 वोल्ट का। कितना आया? 50 वोल्ट का। क्या सही जनरेटर है? खराब जनरेटर है। क्यों? क्योंकि लोड डालने पर 150 वोल्ट ही रह गई है। हाँ, अब बताओ, ये तो फर्स्ट हो गया। दूसरा बोलो, नो लोड वोल्टेज कितनी है? 200। देखो कितने अच्छे से ढंग से समझाऊंगा। नो लोड वोल्टेज कितनी है? 200। अब बेटा, हाँ, अब इस पर तुमने लोड डाला, क्या डाला? लोड डाला, तो अब वोल्टेज घटकर 180 वोल्ट रह गई। कितनी वोल्ट रह गई? 180। अब देखो, जब यहाँ 180 आई है, अब कितनी वोल्ट आई है? वोल्टेज रेगुलेशन 20 वोल्ट। कितनी आई? 20। अब देखो, नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज का अंतर वोल्टेज रेगुलेशन कहलाता है। अब बताओ किसकी वोल्टेज रेगुलेशन सही है, सबसे अच्छी है? बताओ, ए की या बी की? बी की सही है। क्यों? क्योंकि वोल्टेज कम घट रहा है, हमें ज़्यादा प्राप्त हो रही है लोड डालने पर वोल्टेज। बोलो सही है ना? लेकिन वोल्टेज रेगुलेशन कितनी आई है? 20 वोल्ट। अब देखो, यदि 200 वोल्ट का जनरेटर 200 वोल्ट का उत्पादन कर रहा है, और जब इस पर लोड डाल दिया जाए, जब इस पर लोड डाल दिया जाए, और अगर हमको ये
मुझे एक 195 वोल्टेज दे दे। ओहो हो, ये तो बहुत अच्छा जनरेटर है यार। हाँ, कितना अच्छा जनरेटर है ना। अगर मुझे ये 195 वोल्टेज दे दे, अब कितने की हुई वोल्टेज रेगुलेशन? 5 वोल्ट की। हाँ, वोल्टेज रेगुलेशन, यानी कि जैसे तुम इस पे लोड डाल रहे हो ना, तो आपके पास में वोल्टेज कितनी आई है? 195 वोल्टेज आई है ना। इसका मतलब कौन सा जनरेटर बहुत बेटर है? ABSEC, ये अच्छा है। जितना वोल्टेज रेगुलेशन कम होगा उतना ही जनरेटर वोल्टेज का रेगुलेशन बोलो अच्छा होगा कि नहीं होगा। यानी कि जनरेटर का वोल्टेज रेगुलेशन बोलो अच्छा है कि नहीं है। बोलो समझ में तो आ रहा है क्या समझा रहा हूं? और अगर बेटा आपके पास में 200 वोल्ट उत्पन्न कर रहा है और अगर लोड लगाने पर ये आ गई, हाँ, अब बताओ यार, देखिएगा वो 200 वोल्ट का उत्पादन कर रहा है, वो 200 वोल्टेज का उत्पादन कर रहा है। अगर आपने इस पे लोड लगाया, यदि आपने इस पे फुल लोड लगाया तो इसकी वोल्टेज आई है 198। जब 198 आई है तो यार 2 ही वोल्ट तो घटी है। हाँ, इतनी तो कोई बात नहीं, घटेगी, हानियों के रूप में भी घटेगी, 100% तो आएगी नहीं आपके पास में। अब बताओ वोल्टेज रेगुलेशन कितनी आई? 2 वोल्ट। इसका मतलब लोड डालने पर वोल्टेज कम से कम घटनी चाहिए जब वो जनरेटर सबसे अच्छा होता है। तो देखो इसमें सबसे ज्यादा घट गई है, इसमें थोड़ी कम, इसमें थोड़ी कम, इसमें बिल्कुल भी कम। सही है। तो बताओ वोल्टेज रेगुलेशन कितनी आई? 2 वोल्ट। तो बताओ जितनी टर्मिनल वोल्टेज लोड पे ज्यादा आएगी उतना ही कम वोल्टेज रेगुलेशन होगा कि नहीं होगा? तो बताओ, हमेशा बताओ, वोल्टेज रेगुलेशन क्या होना चाहिए? उच्च होना चाहिए या निम्न होना चाहिए? बताना। वोल्टेज रेगुलेशन क्या होना चाहिए आपसे पूछ रहा हूं, उच्च होना चाहिए कि निम्न होना चाहिए? अगर बेटा वोल्टेज रेगुलेशन उच्च है, इनका वोल्टेज रेगुलेशन उच्च है, तो तुम्हारे पास में कम वोल्टेज प्राप्त होगी। ये तो जनरेटर खराब है, तुमको कम दे रहा लोड पे वोल्टेज। ये जनरेटर अच्छा है, यानी कि नो लोड पे 200 वोल्ट है और फुल लोड पे 198 वोल्ट है। समझ में आ गया? तो वोल्टेज रेगुलेशन 2 वोल्ट की है ना, तो वोल्टेज रेगुलेशन हमेशा कम होनी चाहिए। बोलो क्लियर है ना? तो वोल्टेज रेगुलेशन हमेशा निम्न से भी निम्न होनी चाहिए। बोलो क्लियर है कि नहीं? बोलो निम्न वोल्टेज रेगुलेशन होगी तो बोलो आपको प्राप्त लोड पे ज्यादा होएगी कि नहीं होएगी? बोलो सही है ना? हमको जितनी ज्यादा वोल्टेज प्राप्त करनी है, वोल्टेज रेगुलेशन का मान कम से कम होना चाहिए। लोड डालने पर वोल्टेज हमको ज्यादा प्राप्त हो रही है, सही है ना? आपको तो लोड पे प्राप्त हो रही है ज्यादा, तो वोल्टेज रेगुलेशन कम से कम होना चाहिए। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बताओ 50 वोल्ट का वोल्टेज रेगुलेशन लोगे या 2 वोल्ट का? 2 वोल्ट का रेगुलेशन ताकि लोड डालने पर हमको वोल्टेज ज्यादा प्राप्त हो सके। बताओ ये फंडा बिल्कुल समझ में आया कि नहीं आया? बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आ गया ना? मैं क्या कह रहा हूं दोस्तों, ये टेक्निकल है, इसमें एक एक कारण समझना पड़ता है, जब जाके वो क्वेश्चन एग्जाम तक याद रहेगा। लेकिन ऐसा कुछ मतलब नहीं है तुम इनके न्यूमेरिकल को कर लो, है वोल्टेज रेगुलेशन के न्यूमेरिकल कर रहे हो और इनको रटने में लग रहे हो। हाँ, अगर तुमसे उसने पूछ लिया यदि टर्मिनल वोल्टेज बहुत ज्यादा घट जाती है तो वोल्टेज रेगुलेशन का मान क्या होगा, तुम मरोगे इस क्वेश्चन के अंदर। हाँ, जब टर्मिनल वोल्टेज बहुत ज्यादा घट गई तो वोल्टेज रेगुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ेगा। बोलो सही बात है कि नहीं? अगर टर्मिनल वोल्टेज बहुत कम, टर्मिनल वोल्टेज बहुत ज्यादा आ गई, अगर बहुत ज्यादा है तो बोलो वोल्टेज रेगुलेशन कम होगा कि नहीं होगा? बोलो समझ में आ रहा है क्या? ऐसे टेक्निकल चलती है। इसके अंदर टेक्निकल के अंदर एक एक वर्ड का आपको एक एक बेस क्लियर होना जरूरी है। आंसर क्यों आया है, क्यों निम्न होनी चाहिए? बोलो क्लियर हो गया? बोलो समझ में आ गया कि नहीं आया? क्लियर हो गया ना? तो बताओ, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन जूनियर इंस्ट्रक्टर कॉलेज लेक्चरर का जो भी पेपर लगा था राजस्थान बिजली विभाग से, उसमें इंस्ट्रक्टर के पेपर में क्वेश्चन आ चुका है कि डीसी जनरेटर के वोल्टेज रेगुलेशन का मान क्या होना चाहिए। तो याद रखना, डीसी जनरेटर के यानी कि इसके वोल्टेज रेगुलेशन, इसके वोल्टेज रेगुलेशन का मान बहुत निम्न है ना, बहुत निम्न, 1 से 2% होना चाहिए। 1% से 2% होना चाहिए। बोलो क्लियर है ना? 1% से कितना परसेंट होना चाहिए? 2% होना चाहिए। बोलो क्लियर है ना? बोलो 1% से कितना परसेंट होना चाहिए? 2%। बोलो क्लियर है ना? बोलो समझ में आ गया ना? अब देखो दोस्तों, इसके बाद में क्या होता है, अब देखो, एक है आदर्श जनरेटर। कौन सा आदर्श? आदर्श को बोलते हैं आइडल, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, आइडल। क्या बोलते हैं? आइडल। आइडल को बोलते हैं आदर्श।
क्या बोलते हैं? आदर्श। बोलो समझ में आ गया ना? अरे क्या बोलते हैं? आदर्श। अब क्या होता है आदर्श यानी कि आइडल क्या चीज़ है? सुनो, यानी कि आदर्श जो जनरेटर होता है, जो जनरेटर होता है, अब देखो, अब वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला होता है नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज, यही है ना। अब आदर्श जनरेटर वो होता है जिसमें हानियों का मान शून्य है। यानी कि अगर आपसे पूछ ले कि बताओ एक आदर्श डीसी जनरेटर के अंदर हानि का मान क्या होता है? 5 वाट, 2 वाट, 0.5 वाट, 0 वाट। आंसर क्या आएगा? 0 वाट। जिसमें हानियों का मान शून्य होता है उसे बोला जाता है आदर्श जनरेटर। क्या बोला जाएगा दोस्तों? आदर्श जनरेटर। अब क्या होता है कि देखो, एक जनरेटर में नो लोड पर वोल्टेज थी 250 वोल्ट। कितनी थी? 250। यानी कि जब लोड नहीं था तो उत्पादन किसका कर रहा था? 250 का। अब तुमने इस पे लोड डाल दिया, लोड डाल दिया, मशीन के अंदर किसी प्रकार की हानि है नहीं। जब मशीन में किसी प्रकार की हानि नहीं है, क्यों नहीं है? जनरेटर कौन सा है? आदर्श जनरेटर है। जब मशीन के अंदर हानि है ही नहीं, हाँ, जीरो है, तो बेटा इस लोड पर फुल वोल्टेज आएगी कि नहीं आएगी? क्यों? क्योंकि हानियों का मान शून्य है। हानियों का मान क्या है? शून्य। जब हानि शून्य होती है तो हमको भी फुल वोल्टेज प्राप्त हो जाती है। किसी प्रकार की हानि नहीं होती, ताम्र हानि नहीं होती है, वायु घर्षण हानि नहीं होती है, लो हानि नहीं होती। जब हानि नहीं होती है तो तुमको फुल प्राप्त वोल्टेज होगी, और जब फुल लोड में प्राप्त वोल्टेज होगी तो देखो नो लोड वोल्टेज और फुल लोड वोल्टेज का अंतर क्या आएगा? शून्य आएगा ना। तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या होती है? शून्य। लेकिन ध्यान रखना, ब्रह्मांड के अंदर कभी भी आदर्श जनरेटर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ तो लॉस होती है, चाहे 2% हो चाहे 3% हो, कुछ ना कुछ तो होगी। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो बताओ, आदर्श जनरेटर में वोल्टेज रेगुलेशन, आदर्श जनरेटर में वोल्टेज रेगुलेशन क्या दोस्तों? वोल्टेज रेगुलेशन शून्य होती है। सबसे इंपॉर्टेंट, शून्य होती है। बोलो क्लियर हो गया ना? क्या होती है? शून्य होती है। बोलो समझ में आ गया ना? क्या होती है? शून्य होती है। एक बार और देखो दोस्तों, बताना। देखो वोल्टेज रेगुलेशन क्या होती है, तो देखो जनरेटर में नो लोड वोल्टेज, जब लोड नहीं था उस समय की वोल्टेज, और फुल लोड वोल्टेज जब उस पर लोड डाल दिया जाता है उस समय की वोल्टेज का अंतर क्या कहलाता है? वोल्टेज रेगुलेशन। इसका फॉर्मूला क्या होता है? नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज बटे फुल लोड वोल्टेज। नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज बटे फुल लोड वोल्टेज। जब जनरेटर पर लोड नहीं होता है ना, उसे प्रेरित विद्युत भागबल कहते हैं। तो जब जनरेटर पर लोड नहीं था ना, उसे प्रेरित विद्युत भागबल कहते हैं, ईएमएफ कहा जाता है। क्या कहते हैं? ईएमएफ। और ये होती है फुल लोड वोल्टेज बटे फुल लोड वोल्टेज इंटू 100। बताओ जनरेटर के वोल्टेज रेगुलेशन का मान कम से कम होना चाहिए। अब देखो एक बार और, नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज, सही है ना। जब जनरेटर पर है ना, जब लोड नहीं था तो वोल्टेज कितनी थी? 250 वोल्ट। वोल्टेज कितनी थी? 250। और जब लोड डाला, अरे लोड डाल दिया ना इसने, हाँ, तो आपके पास में आई लगभग 248 वोल्ट। तो बताओ कितना अच्छा जनरेटर है। केवल कितनी वोल्ट की वोल्टेज रेगुलेशन आई? 2 वोल्ट की। कितने वोल्ट की? 2 वोल्ट की। तो बताओ ये जनरेटर अच्छा है कि नहीं है? बोलो समझ में आ रहा है ना? जब लोड डाला तो कितनी आई? 248 आई ना। तो बोलो जनरेटर अच्छा है या नहीं है? बोलो अच्छा है ना? बिल्कुल क्लियर है ना? तो बताओ, अब बताओ वोल्टेज रेगुलेशन हमेशा निम्न होनी चाहिए। कितने परसेंट? 1 से 2%। नोट कर लो, बिल्कुल इसको छाप लो। हाँ, कितने परसेंट? 1 से 2% होनी चाहिए। बोलो क्लियर हो गया? अब देखो आदर्श ट्रांस जनरेटर के अंदर वोल्टेज रेगुलेशन क्या होती है? बताओ, आदर्श जनरेटर में हमें हानि का मान क्या होता है? शून्य होता है। जब आदर्श जनरेटर में हानि शून्य होगी तो वोल्टेज यहाँ पर फुल प्राप्त होगी। जब फुल वोल्टेज प्राप्त होगी ना, यहाँ पर फुल वोल्टेज प्राप्त होगी ना यहाँ पर, तो बताओ वोल्टेज रेगुलेशन क्या आएगी? 0 वोल्ट। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हो गया ना? समझ में आ रहा है ना? अब देखो वोल्टेज रेगुलेशन, फटाफट आप इसके स्क्रीनशॉट लो, फटाफट इस पॉइंट का स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लिया ना आपने? हाँ जी, ले लिया ना? अरे ले लिया ना? न्यूमेरिकल करा दूं इसका मैं फिर, है ना? तो देखो अब देखिएगा, बता दो। अब देखो न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, इसका न्यूमेरिकल कराएंगे। वो भी तो जरूरी है ना। देखो क्या कह रहा है न्यूमेरिकल, सुनो अब क्या हो रहा है। अब बताना न्यूमेरिकल क्या कह रहा है इसका। यूँ कह रहा है कि एक डीसी जनरेटर
एक डीसी जनरेटर, सही है ना, एक डीसी जनरेटर, सही है ना। एक डीसी जनरेटर में नो लोड पर, कैसे लोड पर, नो लोड पर, सही है ना, नो लोड पर प्रेरित वोल्टेज, नो लोड पर प्रेरित वोल्टेज, प्रेरित वोल्टेज 250 वोल्ट है। बोलो नो लोड पर कितनी वोल्टेज है, 250 वोल्ट है। बोलो क्लियर हो गया ना, समझ में आ गया। यदि सही है ना, यदि इस पर फुल लोड डालने पर, फुल लोड डालने पर, यदि इस पर फुल लोड डालने पर इसकी वोल्टेज, इसकी वोल्टेज, इसकी वोल्टेज है ना, यूपी बिजली बोर्ड टेक्नीशियन 2 के पेपर में आ चुका है। इसकी वोल्टेज घटकर 200 वोल्ट रह जाती है। कितनी रह जाती है, 200 वोल्ट रह जाती है, तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगी, वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगी। अब देखो सही है ना, वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगी, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, बताओ। जनरेटर में नो लोड वोल्टेज, जनरेटर में नो लोड वोल्टेज, जब लोड नहीं था तो देखो नो लोड वोल्टेज क्या कह रहा है, नो लोड पर, यानी कि कौन से लोड पर, नो लोड पर। अब देखो नो लोड पर वोल्टेज बताना दोस्तों, बोलो नो लोड पर वोल्टेज कितनी थी, 250 वोल्ट, कितनी थी 250। तो देखो जब लोड नहीं था तो वोल्टेज 250 वोल्ट, बोलो राइट है ना यहाँ तक। और जब जनरेटर पर फुल लोड डाल दिया तो वोल्टेज कितनी रह गई है, 200 वोल्ट, यानी कि फुल लोड पर वोल्टेज बोलो कितनी है, 200 वोल्ट। बोलो क्लियर हो गया ना, यहाँ तक समझ में आया। बताओ नो लोड पर वोल्टेज कितनी है, 200 वोल्ट, और फुल लोड पर वोल्टेज कितनी रह गई है, 200 वोल्ट, सॉरी। देखो नो लोड पर वोल्टेज कितनी है, 250, जब लोड नहीं था, और फुल लोड पर कितनी है, 200 वोल्ट। वोल्टेज घटेगी फुल लोड पर, जब लोड डालते हैं ना तो वोल्टेज घटती है। अब बताओ वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला होता है, देखो नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज बटे फुल लोड वोल्टेज इंटू 100, यही है ना। देखो एक बार और देखो, नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज बटे फुल लोड वोल्टेज इंटू 100। बताओ नो लोड, जब लोड नहीं था तो वोल्टेज कितनी थी, 250 वोल्ट, सही है ना। तो देखो नो लोड वोल्टेज, बोलो नो लोड वोल्टेज कितनी है, 250 लिख दूँ ना यहाँ पर, देखो मैंने लिख दिया 250 माइनस, सही है। देखो फुल लोड वोल्टेज, जब इस पर फुल लोड डाला है ना आपने तो वोल्टेज कितनी रह गई है, 200, यहाँ पर आप 200 लिखो बटे, अब देखो नीचे भी कौन सी वोल्टेज है, फुल लोड पे वोल्टेज कितनी है, 200 वोल्ट, ये 200 डालो आप लोग, ये है 200 वोल्ट, बोलो सही है ना। इनटू क्या करोगे आप लोग, 100, बोलो समझ में आ रहा है ना यहाँ तक। अब बताओ 250 में से 200 गए तो ऊपर कितना बचा, 50, नीचे कितना है 200, इनटू क्या करोगे 100, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्लियर। बोलो 200, 250 में से 200 गए तो कितना बचा 50, नीचे कितना 200, इनटू कितना 100, परसेंटेज में लेने के लिए। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो गई, सही है ना। अब देखो 50 में कितने का भाग लगेगा, 2 का लगेगा, तो बोलो कितनी परसेंट आएगी, 25% तुम्हारा आंसर होगा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं आया, एक बार और समझ लो। बताओ नो लोड, शून्य लोड पर वोल्टेज कितनी है, 250, फुल लोड पर वोल्टेज कितनी है, 200, सही है ना। अब देखो फुल लोड वोल्टेज फिर कितनी है, 200, इनटू क्या आएगा, 100 आएगा। बोलो क्लियर हो गया। बताओ कितनी, ऊपर कितना बचा है 50, नीचे कितना 200, 2 जीरो से 2 जीरो, 50 में 2 का भाग दोगे तो कितना आएगा 25%। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो इस टाइप का एक क्वेश्चन और आ सकता है, अगर वो आपको चेंज करना चाहेगा ना फंडे को, तो वो क्या चेंज करता है, जो मार्केट में आजकल सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं इस टाइप के,
इस टाइप के क्वेश्चन क्या है, तो देखो इस टाइप का एक क्वेश्चन और बनता है, तो देखो इससे ही रिलेटिव बताऊंगा पहले इसको ही। तो देखो एक ऐसे ही बताऊंगा, एक जनरेटर में है, एक जनरेटर में, बोलो सही है ना, कौन से जनरेटर में, एक जनरेटर में, एक जनरेटर में फुल लोड पर, एक जनरेटर में फुल लोड पर, एक जनरेटर में कौन से लोड पर, फुल लोड पर, फुल लोड पर वोल्टेज कितनी है, 200 वोल्ट। अब देखो एक जनरेटर में फुल लोड पर वोल्टेज 200 वोल्ट है। बोलो दोस्तों कितनी वोल्ट है, 200 वोल्ट है। बोलो समझ में आ रहा है ना, कितनी वोल्ट है, 200। यदि 200 वोल्ट है तो 25% वोल्टेज रेगुलेशन पर, 25% वोल्टेज रेगुलेशन पर, 25% वोल्टेज रेगुलेशन पर नो लोड वोल्टेज क्या होगी, ये बोल रहा है। 25% वोल्टेज रेगुलेशन पर नो लोड वोल्टेज क्या होगी, नो लोड वोल्टेज क्या होगी, आपसे ये बोल रहा है। हाँ अब देखो यहाँ पर तो वोल्टेज रेगुलेशन पूछी गई है, ये क्वेश्चन तो ज़्यादातर सब स्टूडेंट कर देते हैं। कंपटीशन लेवल ये बनता है, ये क्या बनता है, तो आपको पता है ना मेरे दोस्तों, ये बताओ आपको दिख रहा होगा, देखना थोड़ा सा भाई, वोल्टेज रेगुलेशन देखो, थोड़ा सा क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं अब यहाँ। वोल्टेज रेगुलेशन क्या होती है, नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज का अंतर वोल्टेज रेगुलेशन कहलाता है। का अंतर क्या कहलाएगा, वोल्टेज रेगुलेशन कहलाएगा ना। तो यूँ कह रहा है ये फुल लोड पर, अब देखो का अंतर वोल्टेज रेगुलेशन कहलाता है, इन दोनों का अंतर। तो देखो वोल्टेज रेगुलेशन, इन दोनों का अंतर कितना दे रखा है, 25%, यानी इन दोनों की वोल्टेज का अंतर कितना है, 25% वोल्टेज रेगुलेशन है इनका, इनका अंतर कितना है, 25% है। सही है ना। अब बताओ इस फुल लोड पर कितनी आ रही है, 200 वोल्ट। अरे फुल लोड पर कितनी आ रही है, 200। तो देखिएगा यहाँ पर देखो फुल लोड वोल्टेज 200 वोल्ट है, सही है ना, कितनी वोल्ट है, 200। लेकिन यूँ कह रहा है 25% वोल्टेज रेगुलेशन का अंतर आ गया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की वोल्टेज 25%, यानी कि जो ये वोल्टेज है ना जो लोड पे आई है, यह वोल्टेज कितनी कम हुई है, 25%। इसकी अपेक्षा ये जब लोड डाला है तो कितनी वोल्टेज कम आई है, 25% कम आई है। एक बार और देखो मेरे दोस्तों, देखो नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज, यानी कि लोड नहीं है उस समय की वोल्टेज और फुल लोड वोल्टेज का अंतर वोल्टेज रेगुलेशन कहलाता है। समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल धीरे धीरे बता रहा हूँ। तो बताओ इन दोनों वोल्टेज का अंतर बोलो कितने परसेंट है, 25%। दोनों का अंतर कितने परसेंट, 25। इसका मतलब जब लोड डाला है वो कितनी वोल्ट आई है, 200 वोल्ट, और ये 200 वोल्ट इस नो लोड की अपेक्षा फुल लोड पर 200 वोल्ट आई है, और कितनी परसेंट कम आई है, 25%। इसकी अपेक्षा जब लोड डाला है ना तो ये कितनी वोल्ट आई, 200 वोल्ट, और 200 वोल्ट का अंतर कितना है, 25%। कितना है, 25%। इसका मतलब 200 वोल्ट है ना जो 25% कम आई है, किसका, नो लोड का। भाई जब लोड डाला है ना तो वोल्टेज घट गई ना। अरे लोड डालने पर वोल्टेज घट चुकी है, और घटी कितनी है, 25%। खुद कह रहा है ना, कितने परसेंट, 25%। तो देखो 200 का यानी गुणा 200 का। अब देखो दोस्तों कितने परसेंट, 25। अब देखो जो संख्या परसेंटेज में होती है ना उसमें 100 से भाग दिया जाता है। किससे भाग दिया जाता है, 100 से। अब देखो इसमें 100 से भाग दो, 25% 100 से। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं आया। इसका मतलब देखो मेरे दोस्तों 2 जीरो से 2 जीरो गई, सही है ना। बोलो 25 दूना 50 वोल्ट आ गया, 25 दूना 50 वोल्ट, सही है ना। एक बार और वापस समझो, वापस बोलो जनरेटर में फुल लोड पर वोल्टेज कितनी है, 200 वोल्ट। यहाँ पे 200 वोल्ट आई है लोड पर, और कितनी परसेंट कम आई है, 25%। इसकी अपेक्षा इसका मान जब तुमने लोड डाला है ना, समझ में, एक बार और, जब आपने लोड डाला है तो लोड डालने पर वोल्टेज घट चुकी है, और ये घटी कितनी है, 25%। एक बार और, अरे घटी कितनी है, 25%। लोड डालने पर घट गई, तो 200 का 25% परसेंटेज में है ये, तो 25/100 लिखेंगे। अगर 5% होता तो 5/100, 10% होता तो 10/100, 25% 25/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 25 दूना 50 वोल्ट। इसका मतलब लोड डालने पर
इसकी अपेक्षा लोड डालने पर वोल्टेज 200 वोल्ट कितनी कम आई, 50 वोल्ट कम है। फुल लोड पर वोल्टेज 50 वोल्ट घट चुकी है। रेगुलेशन नो लोड वोल्टेज फुल लोड वोल्टेज का अंतर कितना है, 25%। 25% का मतलब कितनी, 50 वोल्ट। 25% का कितना, 50 वोल्ट कम हो गई। अगर तुम इसमें नो लोड वोल्टेज याद करोगे तो बताओ, यहां पर 200 वोल्ट थी, 200 वोल्ट लोड लगाने पर कितनी कम हुई थी, 200 वोल्ट, 50 वोल्ट कम हुई थी ना। जब 200 में अगर 50 जोड़ दोगे आप लोग तो बताओ तुम्हारी 250 वोल्ट आंसर आएगा कि नहीं आएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। तो देखो 250 माइनस 50 200, तो 250 माइनस 200, तो बोलो 50 वोल्ट का वोल्टेज रेगुलेशन है कि नहीं। तो देखो 9 लोड पर वोल्टेज कितनी है, 250 वोल्ट। अरे 9 वोल्ट पर देखो 250 वोल्ट आंसर आ गया। बोलो 9 वोल्ट पर कितनी है तुम्हारी, 250 वोल्ट। बोलो तुम्हारी न्यूमेरिकल समझ में आया कि नहीं आया। दोनों न्यूमेरिकल बिल्कुल वोल्टेज रेगुलेशन के क्लियर हुए कि नहीं हुए। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, समझ में आ रहा है ना। चलूँ फिर मैं आगे, तुम कहो तो एक और न्यूमेरिकल करा देता हूं ऐसा, ये तो समझ में आ गया होगा ना। एक और ये करा दूंगा बस, और क्या चाहिए आपको। फिर इसको छापो, स्क्रीनशॉट लो। पहले तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी ले लिया ना। अब देखो लाओ दोबारा एक और न्यूमेरिकल करा देता हूं। अब समझ में आएगा नहीं आएगा तो ये देखो अब आ जाएगा। हाँ जी इसको तो कर लोगे, जी वाड़ा तो हो जाएगा। थोड़ी सी ये लपड़े हैं, इसको करा देता हूं, एक और करा देता हूं, फिर अगला पॉइंट पढ़ा देंगे अपन लोग। ठीक है। अब देखो अब क्या होता है, एक बार और देख लो क्या है, देखने में क्या जा रहा है अपना। हाँ तो देखो दोस्तों, देखेगा एक डीसी जनरेटर, एक डीसी जनरेटर में, सही है ना, एक डीसी जनरेटर में, बोलो राइट है ना। एक डीसी जनरेटर में फुल लोड पर, किस पर, फुल लोड पर, बोलो सही है ना। फुल लोड पर वोल्टेज, फुल लोड पर वोल्टेज 400 वोल्ट है। बोलो दोस्तों कितनी वोल्ट है, 400 वोल्ट है। तो अरे सही है ना, कितनी वोल्ट है, 400 वोल्ट है। तो 20% वोल्टेज रेगुलेशन पर, वोल्टेज रेगुलेशन पर, सही है ना, वोल्टेज रेगुलेशन पर 20% वोल्टेज रेगुलेशन पर शून्य लोड वोल्टेज का मान क्या होगा। शून्य लोड वोल्टेज का मान, सही है ना, क्या होगा, यही बात है ना, मान क्या होगा। देखो अब समझाते हैं आपको क्या होगा। अब बताओ, देखो आराम से समझना। बोलो वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला होता है, बोलो नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज, सही है ना। अब बताओ आप लोग यूँ कह रहा है ये कि इसका अंतर वोल्टेज रेगुलेशन होता है। अब ये दोनों का अंतर कितना आया है, 20%। अरे कितना आया, 20% आया है ना। अरे सही है ना। अब बताओ लोड डालने पर, क्या लोड डालने पर वोल्टेज कितनी है, 400 वोल्ट। अरे सही है ना, बताओ लोड डालने पर वोल्टेज कितनी है, 400 वोल्ट। और अंतर यानी कितनी घट गई, 20%। अरे लोड डालने पर वोल्टेज, यहाँ पे लोड पे कितनी आई है, कितनी वोल्ट आई है, 400 वोल्ट। और कितनी घट गई है, कितनी घट गई है, माइनस में कितनी घट गई, 20%। कौन सी, 400 वोल्ट घट गई ना। यहाँ से चली यहाँ आने पर, जैसे इस पे लोड डाला तो कितनी वोल्ट आई, 400 वोल्ट। कितनी घट गई, 20% घट चुकी है, सही है ना। तो देखो बस 400 का कितने परसेंट है, 20%। बोलो 400 का यानी गुना होता है 20% है, तो 20 में देखो परसेंटेज है, तो किससे भाग दोगे आप लोग, 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो, सही है ना दोस्तों, सही है ना। बताओ 4 दूनी 8, बोलो कितनी वोल्ट आई, 80 वोल्ट। अरे कितनी आई, 80 वोल्ट। इसका मतलब फुल लोड डालने पर, फुल लोड डालने पर कितनी कम हो गई वोल्टेज, 80 वोल्ट कम हो गई। अरे फुल लोड डालने पर वोल्टेज कितनी कम हुई है, 80 वोल्ट कम होगी। किसकी अपेक्षा, नो लोड की अपेक्षा कम हुई है ना, लोड डालने पर। बस एज ए सिंपल नो लोड वोल्टेज। अब देखो नो लोड वोल्टेज ये कितनी कम हुई, 80, 80 तो कम आई है, तो 80 में जोड़ दो, नो लोड की आ जाएगी। तो देखो 80 यानी कि 80 प्लस 400, सही है ना, बराबर 480 वोल्ट। बोलो आंसर आया कि नहीं आया। इसका मतलब 480 वोल्ट तो यहाँ थी नो लोड पर, सही है ना।
अरे सही है ना। और फुल लोड पे कितनी आई 400, फुल लोड पे कितनी आई 400। दोनों का अंतर वोल्टेज रेगुलेशन कहलाता है। दोनों का अंतर कितना है 80 वोल्ट। देख लो 80 वोल्ट है कि नहीं है। तो वोल्टेज रेगुलेशन 20% है। वोल्टेज रेगुलेशन दोनों का 20% है। 20% का कितना है 80 वोल्ट। तो दोनों का अंतर 80 वोल्ट है। 80 वोल्ट किसका है ये 20% का। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं आया। बोलो दो न्यूमेरिकल दोनों करा दिए। उम्मीद करता हूं आपके आज का पॉइंट दोनों समझ में आ गए होंगे। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट छापो, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट छापो। हाँ जी ले लिया स्क्रीनशॉट सबने। ले लिया। अगला पॉइंट पढ़ा दूं फिर मैं। अब देखो, अब आओ तुम मैदान में। अब देखना पॉइंट अगला होता है। आज वोल्टेज रेगुलेशन समझ में आ गया और तुम्हारा क्रांतिक प्रतिरोध समझ में आ गया ना। अब देखो अगला पॉइंट होता है डीसी जनरेटर की दक्षता, इफिशिएंसी ऑफ द डीसी जनरेटर, यानी कि डीसी जनरेटर की दक्षता। अब देखो डीसी जनरेटर की दक्षता क्या होती है, अच्छे से देखना आप लोग, है ना। तो देखो डीसी जनरेटर की, देखना डीसी जनरेटर की, डीसी जनरेटर की दक्षता, बोलो क्या होती है। देखो डीसी जनरेटर की दक्षता क्या चीज है, सुनो। दक्षता को नीटा से प्रदर्शित किया जाता है और इसका फॉर्मूला जो क्या होता है, सुनो। देखो आउटपुट शक्ति, आउटपुट पावर, सही है ना, बटे इनपुट पावर। अरे सही है ना, बोलो आउटपुट पावर बटे इनपुट पावर का प्रतिशत अनुपात। यह अनुपात है, इसको किससे गुणा करोगे 100 से करोगे। किससे गुणा करोगे 100 से। का प्रतिशत अनुपात क्या कहलाता है, दक्षता कहलाती है। का क्या कहलाता है, दक्षता। एक बार और देखो, आउटपुट पावर और इनपुट पावर का प्रतिशत अनुपात, आउटपुट पावर और इनपुट पावर का प्रतिशत अनुपात क्या कहलाती है दोस्तों, जनरेटर की दक्षता कहलाती है। तो देखिएगा आउटपुट पावर, देखो आउटपुट मशीन की, हाँ देखो मशीन की, किसकी, मशीन की। अब तो जान गए ना, मशीन की आउटपुट पावर, मशीन की आउटपुट पावर तथा सही है ना, इनपुट पावर तथा इनपुट पावर का, है ना, मशीन की आउटपुट पावर तथा इनपुट पावर का प्रतिशत अनुपात, प्रतिशत अनुपात, प्रतिशत अनुपात दक्षता कहलाती है। क्या कहलाती है, दक्षता कहलाती है। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया ना, बोलो क्लियर हो गया ना। एक बार और देखो, मशीन की आउटपुट पावर और इनपुट पावर, यानी कि मशीन की आउटपुट पावर और इनपुट पावर का प्रतिशत अनुपात दक्षता कहलाती है। बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो अब क्या होता है, अब मैं बता रहा हूँ, देखो आपको आउटपुट पावर और इनपुट पावर। अब एक बात बताओ दोस्तों, सही कह रहा हूँ कि देखना कि ये कोई मशीन है, सही है ना, ये क्या है, मशीन। अब देखो इसमें इनपुट के रूप में अगर 200 वोल्ट गई, बोलो इनपुट के रूप में कितनी गई, 200 वोल्ट। ये तो आपकी हो गई इनपुट, अच्छे से देखना, ये क्या हो गई है, इनपुट। और मशीन में आउटपुट के रूप में आई 150 वोल्ट। कितनी आई, 150 वोल्ट। अब बताओ कितने की हानि हुई, 50 की। ये क्या हो गई है, हानि। ये क्या हो गई है, हानि। एक बार और देखो, बोलो इनपुट कितनी है, 250, आउटपुट में कितनी आई, 150। बोलो कितने की हानि हुई, 50 की। बोलो कितने की हानि हुई, 50 की। बोलो कितने की हुई, 50 की। तो इसका मतलब दोस्तों देखो आउटपुट है ना, क्या है आउटपुट। अब देखो मैं आउटपुट की जगह क्या लिख सकता हूँ, बताओ आउटपुट कब प्राप्त होगा, आउटपुट जब इनपुट में से मैं हानि घटा देता हूँ। जब मैं इनपुट में से अगर हानि घटा दूं तो बोलो आउटपुट आएगा कि नहीं आएगा, बोलो आएगा ना। तो इसका मतलब देखो आउटपुट कैसे आएगा, देखो आउटपुट क्या कर रहा हूं मैं, इनपुट माइनस हानि। इनपुट में से अगर 200 में से 50 गए तो बोलो 150 वोल्ट आई कि नहीं आई। इसका मतलब मेरे दोस्तों देखो सही कह रहा हूं कि मैं, देखना यानी कि इनपुट, हाँ जी आराम से देखो, इनपुट सही है ना,
इनपुट, कोई बात नहीं, इनपुट माइनस हानि, इनपुट माइनस हानि यानी कि लॉस, सही है ना, यानी कि टोटल लॉस, टोटल लॉस, सही है ना, बटे, अरे राइट है ना, टोटल लॉस बटे, ये क्या है दोस्तों, इनपुट, ये क्या है इनपुट, बस इनपुट कर दो यहाँ, यहाँ क्या करना है आपको, इनपुट, और इनटू क्या करोगे आप लोग 100, ये आपके दक्षता का फॉर्मूला हो गया, ये आपकी किसका फॉर्मूला हो गया दोस्तों, दक्षता का। आराम से देखना किसका फॉर्मूला हो गया, देखो दोस्तों दक्षता का फॉर्मूला हो गया, बोलो समझ में आ गया ना। एक बार और देखो दोस्तों, आउटपुट, यहाँ आउटपुट था, अगर इनपुट में से मैं लॉस घटा देता हूँ, इनपुट में से मैं हानि घटा देता हूँ, बोलो आउटपुट आएगा कि नहीं आएगा, ये आउटपुट आ गया, ये इनपुट इंटू 100, ये दक्षता का क्या है बेटा, सूत्र है। अब देखो आप लोग क्या करते हैं, अब मैं एक चीज़ और बताता हूँ, डीसी जनरेटर की दक्षता होती है ना, वो क्या बोलते हैं 85% से 95% तक होती है। तो देखो दोस्तों फिर अगला जो नोट लगता है ना, कि अगला नोट क्या लगता है, इधर देखिएगा, इसकी दक्षता होती है ना, इसकी दक्षता क्या होती है, तो देखो इसकी दक्षता, इसकी दक्षता डीसी जनरेटर की दक्षता है ना, इसकी दक्षता, इसकी दक्षता 85% से 90% तक होती है, 85% से 90% तक होती है, बोलो क्लियर है ना, कितनी होती है, 90% तक होती है। अब देखो मेन पॉइंट क्या आता है, अब जब मेन पॉइंट होता है इसके बारे में देखना, आप लोग अच्छे से देखना, अच्छे से समझना कि डीसी जनरेटर अधिकतम दक्षता पर कब कार्य करता है, डीसी जनरेटर अधिकतम दक्षता पर कब कार्य करता है, जब कार्य करेगा, कई बार क्वेश्चन पेपर में आ चुका है कि जब इस मशीन के अंदर वेरिएबल लॉस यानी कि परिवर्तन हानि और स्थिर हानि एक दूसरे के बराबर हो जाती है, तो यह अधिकतम दक्षता पर कार्य करता है। कब काम करेगा, अधिकतम दक्षता पर कार्य करता है। कब करेगा ये काम, तो देखिएगा कि जब मशीन में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब मशीन में समझ में आ रहा है ना, कि जब मशीन में कांस्टेंट लॉस यानी कि कांस्टेंट लॉस यानी कि स्थिर हानि बराबर परिवर्तित हानि, या वेरिएबल लॉस, पहले परिवर्तनशील लिखेंगे, वेरिएबल लॉस है ना, वेरिएबल लॉस को क्या कहते हैं, सुनो, परिवर्तनशील, सही है ना, परिवर्तनशील है ना, या चर हानि, सही है ना, बोलो दोस्तों, परिवर्तनशील या चर हानि यानी कि वेरिएबल लॉस यानी कि परिवर्तनशील या चर हानि का मान, सही है ना, का मान, स्थिर लॉस, कांस्टेंट लॉस, कांस्टेंट लॉस, सही है ना, कौन सी लॉस दोस्तों, कांस्टेंट लॉस यानी कि स्थिर हानि, स्थिर या अचर हानि का मान एक दूसरे के बराबर हो जाता है, हानि का मान एक दूसरे के बराबर हो जाता है, एक दूसरे के बराबर हो जाता है, एक दूसरे के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो यह जनरेटर, सबसे इंपॉर्टेंट, यह जनरेटर अधिकतम दक्षता पर कार्य करता है, यह जनरेटर अधिकतम दक्षता पर कार्य करता है, दक्षता पर कार्य करता है। अब देखो मेरे दोस्तों किस पर काम करेगा ये, अधिकतम दक्षता पर। अब क्वेश्चन आता है, यह क्वेश्चन कई बार पेपर में आ चुका है, राजस्थान लाइनमैन 18 के पेपर में आ चुका है, यूपी बिजली बोर्ड के पेपर में आ चुका है, लोको पायलट के पेपर में आ चुका है, जयन के पेपर में आ चुका है, डीएमआरसी के पेपर में आ चुका है। और क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्तों, अच्छे से सुनना, कि जब डीसी जनरेटर के अंदर परिवर्तनशील हानि या चर हानि, इसको हिंदी में बोलते चर, राजस्थान में चर लिखा था, तो देखिएगा परिवर्तनशील हानि या चर हानि का मान
कांस्टेंट लॉस यानी स्थिर हानि या अचर हानि के बराबर हो जाता है, यानी एक दूसरे के बराबर हो जाता है, तो यह जनरेटर अधिकतम दक्षता पर कार्य करता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हो गया ना? अब देखिएगा, इसका मतलब अधिकतम दक्षता पर कार्य करता है तो कब काम करेगा? तो देखो बेटा, मैं इसको लिखता हूं, देखो कब काम करेगा, जब परिवर्तनशील हानि स्थिर हानि के क्या होगी? बराबर होगी। क्या होगी यार? बराबर होगी। तो देखो सही है क्या? देखना, परिवर्तनशील हानि, देखते चलो, परिवर्तनशील हानि, अभी तो देखना अब क्या क्या पढ़ाता हूं मैं तुम्हें। परिवर्तनशील हानि, सही है ना? परिवर्तनशील हानि बराबर स्थिर हानि, परिवर्तनशील हानि बराबर स्थिर हानि। अब याद रख जो, परिवर्तनशील हानि कौन सी होती है? तो परिवर्तनशील हानि होती है आर्मेचर ताम्र हानि। याद रखना, आर्मेचर ताम्र हानि को परिवर्तनशील हानि कहा जाता है, और डीसी जनरेटर के अंदर यह हानि सबसे अधिक होती है। अगर तुमसे पूछ ले, बताओ डीसी जनरेटर में कौन सी हानि सबसे अधिक होती है? आर्मेचर ताम्र हानि, यानी कि आर्मेचर कॉपर लॉस होती है। यह आपको मैं क्वेश्चन हानियों में करा दूंगा जब पढ़ाऊंगा। तो परिवर्तनशील हानि को क्या बोलोगे तुम? परिवर्तनशील हानि को क्या बोलोगे आप लोग? आर्मेचर ताम्र हानि, या इसका फॉर्मूला आर्मेचर ताम्र हानि बराबर स्थिर हानि, आर्मेचर ताम्र हानि बराबर स्थिर हानि, आर्मेचर ताम्र हानि बराबर क्या आएगा? स्थिर हानि। सही है ना? स्थिर हानि होती है वायु घर्षण हानि, और लो हानि स्थिर होती है। लेकिन आपको मैं पॉइंट पे पढ़ाऊंगा स्थिर हानि कौन सी कब करनी है आपको, हाँ, और लो हानि कब करनी है, स्थिर हानि कहाँ करनी है, कैसे करनी है, ये अलग अलग फंडे हैं, एक जगह नहीं है। समझ में आ रहे ना? सारी कुछ अलग अलग चीज पड़ेगी। जब हानि पढ़ाऊंगा ना, जब बताऊंगा कौन सा पॉइंट कब क्वेश्चन आने पर आपको आंसर क्या देना है वहां। ठीक है ना दोस्तों? या इसका तीसरा फॉर्मूला, या चर हानि, परिवर्तनशील को बोलते हैं चर हानि। ये लाइनमैन के पेपर में, चर हानि बराबर अचर हानि, चर हानि बराबर क्या आएगा? अचर हानि। अब इनमें से एक आ सकती है भाषा, है कह तो परिवर्तनशील हानि बराबर स्थिर हानि, या आर्मेचर ताम्र हानि बराबर स्थिर हानि, या चर हानि बराबर अचर हानि होती है। तो जनरेटर कौन सी दक्षता पर काम करता है? अधिकतम दक्षता पर कार्य करता है। या दोस्तों, ये तुमको बहुत कम मिला होगा, ये बहुत कम मिला होगा। जब जनरेटर में प्रेरित वोल्टेज जो उत्पन्न करता है, प्रेरित वोल्टेज जो उत्पन्न करता है, इसका मान सप्लाई वोल्टेज का आधा हो जाता है, तो अभी जनरेटर अधिकतम दक्षता पर कार्य करता है। तो याद रखना, सॉरी 2 गुना। तो देखिएगा, रुको मैं बताता हूं। देखो, जब जनरेटर में बता रहे, सॉरी, जब जनरेटर में प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल, सही है ना? प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान सप्लाई वोल्टेज यानी टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज का 2 गुना होने पर, सही है ना? सप्लाई टर्मिनल वोल्टेज का 2 गुना होने पर वह अधिकतम दक्षता पर कार्य करता है, वह अधिकतम दक्षता पर कार्य करता है, अधिकतम दक्षता पर कार्य करता, अच्छे से सुनना, कार्य करता है। ये वेरी मोस्ट, हाँ, कि प्रेरित विद्युत वाहक बल, देखो दिख रहा है कि अच्छे से देखना यार, इसको देखो, यानी कि प्रेरित विद्युत वाहक बल ई का मान सप्लाई वोल्टेज का 2 गुना हो जाता है। सप्लाई वोल्टेज का क्या हो जाता है? 2 गुना। याद रखना, जब प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान सप्लाई वोल्टेज का क्या हो जाता है? 2 गुना हो जाता है। क्या हो जाता है? 2 गुना। तो देखो E बराबर V इंटू 2, सही है क्या? E बराबर V इंटू 2, यानी कि जब प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान सप्लाई वोल्टेज का 2 गुना हो जाता है। सप्लाई वोल्टेज का कितने गुना? 2 गुना, यानी कि टर्मिनल वोल्टेज, सॉरी, जो लोड पे आएगी ना उसको टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं। लोड टर्मिनल वोल्टेज का कितने गुना? 2 गुना हो जाता है। तो रुको 1 मिनट, ये लिखेंगे 2 गुना। अब देखो, अब सुनो मेरी बात,
ध्यान रखना, डीसी जनरेटर अधिकतम दक्षता पर कब कार्य करता है, अच्छे से सुनना, जब परिवर्तनशील हानि का मान स्थिर हानि के बराबर हो जाता है, या आर्मेचर ताम्र हानि का मान स्थिर हानि के बराबर हो जाता है, या चर हानि का मान स्थिर हानि के बराबर हो जाता है, तो जनरेटर अधिकतम दक्षता पर कार्य करता है। समझ में आ गया। या प्रेरित विद्युत भागबल का मान, जो जनरेटर के अंदर जो वोल्टेज उत्पन्न होती है ना, प्रेरित विद्युत भागबल जो वोल्टेज उत्पन्न होती है, जब जनरेटर के अंदर प्रेरित विद्युत भागबल का मान टर्मिनल वोल्टेज का जो लोड पर आएगी ना उसके वोल्टेज का दुगना हो जाता है, तो यह अधिकतम दक्षता पर कार्य करता है। अब याद रख, जो अगर ये मोटर में पूछे, डीसी मोटर में, तो डीसी मोटर में विरोधी विद्युत भागबल, इस विद्युत भागबल का मान सप्लाई वोल्टेज का आधा होता है। जब मोटर अधिकतम दक्षता पर कार्य करती है तो मोटर में उल्टा है। तुमको यही समझा देता हूं, थोड़ा याद रखना। अगर ये डीसी मोटर आती है ना, डीसी मोटर, कौन सी मोटर, डीसी मोटर, तो डीसी मोटर में याद रख, जो ईएमएफ का मान सप्लाई वोल्टेज का आधा, हाँ सप्लाई वोल्टेज का आधा होगा ना, तो यह अधिकतम दक्षता पर कार्य करती है। डीसी मोटर में जब विरोधी विद्युत भागबल का मान सप्लाई वोल्टेज का आधा होगा तो यह अधिकतम दक्षता पर कार्य करती है। और डीसी जनरेटर में जस्ट उल्टा होता है। डीसी जनरेटर में जस्ट क्या होता है, उल्टा होता है। जब ईएमएफ का मान टर्मिनल वोल्टेज का 2 गुना, तो जनरेटर में टर्मिनल वोल्टेज का 2 गुना होगा, और मोटर में टर्मिनल विरोधी विद्युत भागबल का मान टर्मिनल वोल्टेज का आधा होगा। बोलो समझ में आ गया ना। तो देखो डीसी मोटर में तो क्या होगा दोस्तों, आधा, अरे डीसी मोटर में क्या होगा, आधा, और जनरेटर में क्या होगा, 2 गुना। बोलो समझ में आ गया ना। यही लिख दूं कि इसको, तो लो यहाँ दिख भी नहीं रहा है, समझ में आ रहा है ना। अब देखो थोड़ी बता देता हूँ, तुम्हें याद कर लेना, फिर डीसी मोटर पढ़ाऊंगा जब याद हो जाएगा। एक बार और सुनो वापस, डीसी मोटर होती ना, तो डीसी मोटर में बैक ईएमएफ का मान सप्लाई वोल्टेज का आधा होता। बैक ईएमएफ का मान, देखो दोबारा देखो, सप्लाई वोल्टेज का क्या होता, आधा होता। मैं बोर्ड पर बार बार लिखाता हूं लड़के के समझ में आए। बैक ईएमएफ का मान सप्लाई वोल्टेज का आधा होता तो मोटर अधिकतम दक्षता पर कार्य करती। यह क्वेश्चन यूपी बिजली बोर्ड के पेपर में आ चुका है कि एक डीसी मोटर की सप्लाई वोल्टेज 200 वोल्ट है, यदि वह अधिकतम दक्षता पर कार्य कर रही है तो विरोधी विद्युत भागबल का मान क्या होगा। तो बोलो सप्लाई वोल्टेज 200 वोल्ट है, अधिकतम दक्षता पर सप्लाई वोल्टेज का आधा विरोधी विद्युत भागबल होगा। जब 2 का भाग दोगे ना तो बोलो 100 वोल्ट आंसर आएगा कि नहीं आएगा। बोलो क्लियर हो गया। ये कंडीशन किस में होगी, डीसी मोटर में, जब पढ़ाऊंगा ना जब समझाऊंगा। और ये कंडीशन किस में है, जनरेटर में। बोलो क्लियर हो गया। तो डीसी जनरेटर के अंदर, डीसी जनरेटर के अंदर अधिकतम दक्षता पर विरोधी विद्युत भागबल यानी कि प्रेरित वोल्टेज का मान टर्मिनल वोल्टेज का 2 गुना होता है। बोलो क्लियर हो गया। चारों कंडीशन याद दोगी ना। बोलो जनरेटर की दक्षता कितनी होती है, 85 से 90%। बोलो क्लियर है ना। फिर इसके फटाफट क्वेश्चन करेंगे अपन, तो उतारो फटाफट, स्क्रीनशॉट लो। हाँ जी ले लिया ना, हो गया क्लियर। आगे चलूं फिर मैं, चले ना। अब देखो अब क्या होता है, चलूं। अब देखो अब ये क्या होता है, फटाफट करते हैं। अब जल्दी करते हैं, थोड़ा सा मज़ा तो आ रहा है ना पढ़ने में। तो प्लीज़ यार, कल गंगानगर का एक लड़का था, नाम भूल गया, तो उसने भी कॉल किया था मुझे। तो यार अपने मज़ा आ रहा है पढ़ने के अंदर, कुछ अलग मिल रहा है ना। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करवाओ, अपने दोस्तों से बोलो यार आपके लिए क्या क्या चीज़ अलग लेके आया हूँ मैं, उन दोस्तों से बोलो आप लोग, जब भी तो समझ में आएगा। अब देखो अब मज़ेदार चीज़, बोर्ड पे ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट बताऊंगा पॉइंट, ज़बरदस्ती माइंड में घुसाएंगे। तो देखो क्या आता है, डीसी जनरेटर की दक्षता के प्रकार। सुनो, डीसी जनरेटर की दक्षता के प्रकार, डीसी जनरेटर की दक्षता के प्रकार। अब सुनो भाई, यह दक्षता 3 प्रकार की होती है। दक्षता कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। सुनना, यह दक्षता 3 प्रकार की होती है। देखना 3 प्रकार की होती है। अब सुनो भाई, कितने प्रकार की होती है, 3। याद रखना मेरे दोस्तों, राजस्थान बिजली विभाग, यूपी बिजली बोर्ड, UPPCL टेक्नीशियन 2, लोको पायलट के पेपर में, DMRC के पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। और
क्वेश्चन आया तो आया है बेटा, ध्यान रखना। इसके अंदर 98% लड़के क्वेश्चन को भूलते भी हैं जब 4 ऑप्शन एक जैसे लगते हैं। क्यों? क्योंकि डीसी मोटर और डीसी जनरेटर में ये उल्टे हो जाते हैं। पहली बात तो समझ में नहीं आया था, और दूसरी बात वहां जाके उल्टे और होते ही है, मोटर में अलग है जनरेटर में अलग है, दिमाग खराब हो जाता है। तो सच सच बताना मेरे दोस्तों, सिलेक्शन कब होता है? सिलेक्शन जब होता है एक तो तुम्हारे पास सारी चीज लिखी हो, और वो लिखने से मतलब नहीं है, वो याद भी रहनी चाहिए और गोला मत सही भरा के भी आना चाहिए, जब जाके सिलेक्शन होता है। बोलो सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा? अंशु सोनी जी सही बोल रहा हूं ना? अरे समझ में आ रहा है ना? गुड मॉर्निंग जी, ठीक है ना? अब देखो आप लोग बताइएगा, मैं सच बोल रहा हूं कि बताओ, आपसे पूछना चाहता हूं मैं दोस्तों, सिलेक्शन कब होता है? कि पहली बात तो हमको मैटर एक एक लिखा होना चाहिए रिकॉर्ड के अंदर, और फिर वो लिखने से याद नहीं है, वो लिखने से कुछ नहीं होगा, फिर उसका फंडा हमें ऐसा बताना चाहिए कि वो हमें याद रहे, और याद रहने के बाद में वो महागोला सही होना चाहिए, जब जाके सिलेक्शन होता है। बोलो सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा मैं? ये नहीं है लिखा भी दिया, उतार भी लिया, उतार लो, याद कर लो। अरे भाई याद नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे उस लेके उसको? हाँ, उसका कुछ नहीं होगा, तुम तो लेके रखोगे। तो आओ मैदान में। अब देखो याद रखना, दक्षता कितने प्रकार की होती है मेरे दोस्तों? 3 प्रकार की। अब पहली देखो, पहली क्या होती है? कॉमर्शियल। पहली क्या होती है? कॉमर्शियल। सुनो दोस्तों, ये कॉमर्शियल क्या होता है? कॉमर्शियल होता है, देखो, वाणिज्य। देखना आराम से, वाणिज्य, सही है ना? क्या होता है? वाणिज्य या व्यापारिक। व्यापारिक क्या दोस्तों? व्यापारिक, सही है ना? क्या? व्यापारिक। एक होता है वाणिज्य, व्यापारिक, या इसका दूसरा नाम होता है व्यावसायिक, या क्या होता है? व्यावसायिक दक्षता। सूत्र आता है, क्या आता है? सूत्र आता है मेरे दोस्तों। और सूत्र किस हिसाब से आता है? तो देखो दोस्तों, ढंग से देखना। आज मैं तुमको एक चीज बता रहा हूं, चलो देखो, ये है, ये आर्मेचर है, जनरेटर की बॉडी है। सुनो, देखना बेटा, अच्छे से देखना। मैं क्या कह रहा हूं, इस वाणिज्य दक्षता का फॉर्मूला होता है, इसको लिख देता हूं, आप ऐसे ही पढ़ते हो और ऐसे लिखा देते हैं टीचर लोग। ये होता है, हाँ, वाणिज्य दक्षता का सूत्र होता है आउटपुट, यानी कि BHP इंटू 735.5, सही है ना? आउटपुट में, सॉरी, आउटपुट के अंदर तो टर्मिनल वोल्टेज आएगी ना, यानी कि लोड धारा इंटू टर्मिनल वोल्टेज बटे BHP इंटू 735.5। ये फॉर्मूला होता है दोस्तों वाणिज्य दक्षता का, और इंटू क्या आएगा? 100 आएगा। क्या आएगा? 100 आएगा। इसके बाद में जो दक्षता होती है दूसरी, अभी नहीं बताऊं, फिर क्या मतलब होगा बताने का अगर ये चीजें मैं बता दूंगा। तो वाणिज्य दक्षता का सूत्र होता है लोड धारा इंटू टर्मिनल वोल्टेज बटे VHP इंटू 735.5 इंटू 100। बोलो समझ में आ गया? किसका सूत्र है? वाणिज्य दक्षता का। समझ में आ गया? दूसरा, जो दूसरी दक्षता होती है ना, फॉर्मूले आते हैं, परिभाषा नहीं आती, परिभाषा नहीं होती है, केवल सूत्र आते हैं। पेपर के अंदर देखना, और 4 ऑप्शन ऐसे और आएंगे जो तुम पे कभी होने भी नहीं है। तुम देख लेना, चाहे तुम आप देखना, आपको होंगे नहीं। पहली बात तुम याद ही कर लेना, तुम खुद ही भूल जाओगे कल क्या था। डीसी मोटर, डीसी जनरेटर। अगर डीसी मोटर में पूछूंगा ना तो ये उल्टा होता है। डीसी मोटर में तो ये हो जाएगा BHP इंटू 735.5 बटे V इंटू आई, ऐसे होगा। डीसी मोटर में उल्टा होता है, जब लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं। जनरेटर में तो ये है और डीसी मोटर में ये है, उल्टा गया, लड़के कंफ्यूज, दिन में तारे दिखते हैं। अब देखो मेरे दोस्तों, मैं बताता हूं, अब अच्छे से देखना। अब क्या होता है सुनो, अब बताना। देखो नीट, अब ये कौन सी दक्षता? मैकेनिकल। देखो मैकेनिकल, एफएनसीसी है ना, इसको बोलते हैं यांत्रिक दक्षता। ये क्वेश्चन आ चुका है, यांत्रिक दक्षता का फॉर्मूला, ये क्वेश्चन आ चुका है। और यांत्रिक दक्षता का जो फॉर्मूला होता है उसको बोलते हैं मेरे दोस्तों नीटा बराबर यांत्रिक ऊर्जा बटे, जो भी यांत्रिक ऊर्जा दोनों में आएगी उसको कराऊंगा मैं, और जो कौन सी ऊर्जा है? यांत्रिक ऊर्जा, आउटपुट बटे इनपुट। तो आउटपुट में होगी BHP, सॉरी, इसमें आउटपुट में होगी E इंटू IA, ये आउटपुट हो गई बटे, सही है ना? ये तो तुम्हारी आउटपुट, तो देखो यांत्रिक ऊर्जा आउटपुट पे लेनी है ना, E इंटू, अब होगी BHP
इंटू 735.5 इंटू क्या होगा 100 होगी, क्या होगा 100 होगी बेटा, ये होगी 100 होगी, सही है ना। एक होता है दोस्तों लास्ट तीसरी यांत्रिक यानी कि वैद्युतिक दक्षता, वैद्युतिक दक्षता, विद्युत दक्षता, विद्युत दक्षता। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है दोस्तों देखो नीटा, क्या होता है नीटा। अब विद्युत आउटपुट में, विद्युत इनपुट में, तो यानी कि आउटपुट में होती है दोस्तों देखो IL इंटू BT बटे E इंटू IA इंटू 100, ये होती है। अब क्या होता है देखिएगा दोस्तों, अब अच्छे से देखना, आज आपको पता पड़ेगा एक्चुअल में क्वालिटी क्या है, क्वालिटी क्या है, क्वालिटी है। अब देखिएगा क्वालिटी है ना ये, अब ये जो क्वालिटी है क्या है दोस्तों, क्वालिटी। अब देखो क्वालिटी के ऊपर अब चीजें समझ में आएगी, तो देखिएगा कमर्शियल, हाँ जी ये है ना कमर्शियल DC जनरेटर है ना, कमर्शियल है ना। अब ये क्या होता है, कमर्शियल ये होता है, सही है क्या। अब देखो कमर्शियल यानी कि व्यापारिक वाणिज्य व्यावसायिक दक्षता। अब देखिएगा अब क्या होता है इसमें, अब आप देखो दोस्तों सच सच बताना मैं क्या कह रहा हूं, अरे मोटर में उल्टे हैं सब मोटर में उल्टे हैं, DC मोटर में। ये तो जनरेटर की बात चल रही है, अगर मोटर आ जाए ना DC मोटर तो ये उल्टे हो जाते हैं, ये उल्टा हो जाएगा वहां BHP इंटू 735.5 बटे E इंटू IA, ये उल्टा हो जाएगा माँ। और जब ये उल्टे होते हैं ना तो ये तो याद होते नहीं है, और जब मोटर में याद कर लेते हैं ना तो भूल जाते हैं, और तुम यूँ कहते हो कि टेक्निकल याद हो जाती है बुकों को रटने से। समझ में आया कि नहीं आया। अब देखिएगा मेरी बात सुनना अच्छे से, अब तुम याद करा रहा हो, मैं जीवन में कभी कोई नहीं मिलेगा ऐसा समझाने वाला, देखो बिल्कुल माइंड सेट करूंगा खोपड़ी के अंदर। अब देखो क्या होता है बताऊं, सुनो। अब क्या करते हो, तुमको भी ऐसे लिखा दिया जाता है कि बेटा 3 प्रकार की दक्षता होती है, सूत्र याद कर लीजिए, बहुत मोस्ट है, पेपर में आएगा। बोलो सही बात है कि नहीं, क्लियर है ना, यही तो बोला जाता है। लेकिन भाई मैंने लिख तो लिया, लेकिन वो एग्जाम तक वहाँ याद भी रहना चाहिए। जब वो गोला सही भराई आएगा ना, जब जाके तुम्हारी सर्विस लगेगी। बोलो क्लियर कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा। अब देखो सुनो, अब क्या होता है, सुनो बेटा सुनना अच्छी तरह। देखो ये तो है आर्मेचर, क्या है आर्मेचर, समझा रहा हूं ट्रिक से। ये आर्मेचर 2 बार समझाऊंगा, अच्छे से देखना, याद करने का फंडा है ये, मेरा खुद का बनाया हुआ है, कोई किताब में थोड़ी चीजें लिख रही है, किताब में थोड़ी लिखते हैं इनको। हाँ ये तो आर्मेचर है। आर्मेचर किस पे लगा होता है, शाफ्ट पर बेटा, शाफ्ट पर। अब बताओ जब प्राइम मूवर के द्वारा शाफ्ट को घुमाया जाता है, शाफ्ट को घुमा रहे हो, ब्रेक हॉर्स पावर, शाफ्ट पर जो शक्ति प्राप्त होती है घुमाव B से बाहर, अरे B से बाहर BHP, जो शाफ्ट पर जो शक्ति प्राप्त होती है घुमाव शक्ति BHP, जो शाफ्ट पर जो घुमाव शक्ति प्राप्त होती है। और मैंने कई बार बता दिया, जो चीज घूमती है ना उसे मैकेनिकल यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है, जो चीज घूमती है उसे यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। ऐसे घूम रही है चीज, तो देखो इस पर जब तुमने शाफ्ट को घुमाया, प्राइम मूवर की सहायता से घुमाया, तो इस पर जो शाफ्ट पर जो शक्ति थी ना वो थी BHP इंटू, और एक BHP बराबर होता है 735.5 वाट होता है। बोलो समझ में आ गया ना, तो बोलो एक BHP बराबर 735.5। बोलो यहां तक समझ में आ गया, घूम गया ना। अब देखो जैसे ये घूमा है तो ये तो इनपुट दे दी, तो जो बताओ जनरेटर को हमेशा शाफ्ट के द्वारा घुमाते हो ना, जैसे ही तुमने इसको घुमाया है तो ये तो इनपुट ऊर्जा हो गई। और देखो आर्मेचर में चुंबकीय बल रेखाएं कटने के कारण, आर्मेचर में चुंबकीय बल रेखाएं कटने के कारण, आर्मेचर में चुंबकीय बल रेखाएं कटने के कारण, इसमें आर्मेचर के अंदर जो विद्युत भाग बल उत्पन्न होता है उसे तो E बोलेंगे, क्या बोलोगे E। और जो इसके अंदर करंट आती है आर्मेचर में उसे बोलोगे आर्मेचर धारा। बोलो ये समझ में आया कि नहीं आया, एक बार और। आर्मेचर में जो विद्युत भाग बल उत्पन्न होता है उसे बोलेंगे E, और इसके अंदर जो करंट आती है उसे बोलते हैं आर्मेचर धारा। समझ में आ गया यहाँ तक सर्किट। अगला होता है ये लोड पर। अब मेरे दोस्तों देखो, लोड पर जो वोल्टेज आती है ना उसे बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज VT, क्या बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज VT। और इस लोड पर जो करंट आती है ना उसे बोलते हैं IL, लोड धारा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया।
एक बार और, जब आपने जनरेटर को घुमाया है ना मेरे दोस्तों, जनरेटर को आप लोगों ने घुमाया है तो शाफ्ट को यहाँ पर घुमाया है, शाफ्ट पर जो घुमाव शक्ति प्राप्त होगी उसे बोलते हैं bhp। एक bhp बराबर 735.5 होता है। समझ में आ गया? जैसे तुमने घुमाया तो आर्मेचर के अंदर क्या उत्पन्न हुआ? ईएमएफ, विद्युत वाहक बल, ये वोल्टेज उत्पन्न हो गई और इसमें क्या उत्पन्न हो गई? ये धारा। जब ये बन के आर में लोड पर आती है, यह वोल्टेज जब लोड पर आती है तो इसका नाम हो जाता है टर्मिनल वोल्टेज और लोड धारा। यहां तक समझ में आ गया? फिर एक सर्किट और समझो, यहां से तुम लो ये लो, ये भी समझ में आएगा आपके, ये लो। अब देखो यहाँ पर, अब ये आ जाओ यहाँ पर, ये आ गए यहाँ और यहाँ लगा दो आप लोग लोड। अब देखो, अब बताओ आर्मेचर में जो उत्पन्न हो रही है उसे बोलेंगे ई, यानी कि विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो गया, ईएमएफ। इसकी इकाई वोल्टेज होती है और इसके कारण क्या उत्पन्न हुई है? करंट, आर्मेचर धारा। अब ये दोनों चीज यहां से चली, इसमें से निकलकर वाइंडिंग में होती हुई लोड पर आ गई। जो वोल्टेज बनी है ना, इसे बोलते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल, यानी कि प्रेरित वोल्टेज। क्या बोलते हैं? प्रेरित वोल्टेज। जब ये वोल्टेज बनी है ना, इसे बोलते हैं प्रेरित वोल्टेज, प्रेरित विद्युत वाहक बल, और इसके कारण करंट उत्पन्न हुई है। और जब ये वोल्टेज और ये धारा, ये विद्युत सप्लाई जब ये लोड पर आ जाती है तो इसे बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज और लोड धारा। बोलो क्लियर हो गया? तो जो लोड पर प्राप्त होती है उसे टर्मिनल वोल्टेज लोड धारा बोला जाता है। बोलो समझ में आ गया सर्किट? अब देखो, अब देखना, याद कराता हूं। देखो व्यापार, क्या दोस्तों? व्यापार। अब मैं बताता हूं, देखो आउटपुट बटे इनपुट इंटू 100, ये आपकी दक्षता का फॉर्मूला होता है, सही है ना? अब देखो आउटपुट, अब देखो व्यापार करना, व्यापार करते हैं उस जनरेटर का जो हमारे घरों में मिलता है, उसको ही खरीदते हैं, उसको ही बेचते हैं। तो उस जनरेटर का क्या काम होता है? सुनो, उस जनरेटर का काम क्या होता है? हम शाफ्ट लेते हैं और शाफ्ट को प्राइम मूवर के द्वारा घुमाया जाता है। जो व्यापार करते हैं वही जनरेटर कौन से हैं? जो हम घरों में यूज लेते हैं। तो जैसे ही तुम उसको घुमाओगे, जैसे ही आप लोगों ने उसको घुमाया, सच बताओ, वो शाफ्ट को तुमने घुमाया है, वो कौन सी ऊर्जा हो गई? इनपुट। अरे इनपुट ही तो वही है, इनपुट हो गई ना वो। एक बार और बताओ, आपके घरों में जो जनरेटर खरीदा जाता है और दुकान पर जो लगे होते जनरेटरों को बेचा जाता है, उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है, जो शाफ्ट लगी होती है ना, इसको घुमाया जाता है। किसके द्वारा? प्राइम मूवर के द्वारा। जब ये घुमाया है तो ये तो इनपुट ऊर्जा हो गई। कौन सी ऊर्जा हो गई? इनपुट ऊर्जा हो गई। तो इनपुट ऊर्जा शाफ्ट पर ये रही। हाँ, तो इनपुट कहाँ आता है? नीचे। इनपुट कहाँ आता है? नीचे। तो नीचे क्या आएगा इनपुट के रूप में? bhp इंटू 735.5। तो देखो bhp इंटू 735.5, सही है। और जैसे ही तुमने आउटपुट आया तो आउटपुट में उस जनरेटर के द्वारा हमें लोड पर सप्लाई प्राप्त होती है। एक तो लोड पर जो सप्लाई प्राप्त होती है उसे बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज और लोड धारा। तो देखो टर्मिनल वोल्टेज और लोड धारा, ऐसे कर लो चाहे, टर्मिनल वोल्टेज और लोड धारा। बताइए सूत्र याद हुआ कि नहीं हुआ? पागलों, मैं तो तुम्हें याद करा रहा हूं, कोई याद नहीं कराता ऐसे इनको। एक बार और बोलो, व्यापार करना, बेचना, उसका क्या काम होता है? शाफ्ट को घुमाओ, वो यांत्रिक ऊर्जा हो गई, इनपुट के रूप में हो गई ना। उसे इनपुट कहाँ आता है? नीचे। तो नीचे क्या लिखोगे? bhp इंटू 735.5। अब हमें लोड पर उस जनरेटर ने एक तो वोल्टेज दिए, करंट दिए, तो लोड पर जो वोल्टेज आती है उसे बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज और जो धारा होती है उसे लोड धारा। बोलो क्लियर हो गया? ये फॉर्मूला आपको याद हो गया है? बोलो समझ में? दो तीन बार देखना, बार बार में समझना। अब देखो, इसके बाद आती है मैकेनिकल। मैकेनिकल क्या चीज होती है? मैकेनिकल, ये मेन है। मैकेनिकल का मतलब होता है घुमाव ऊर्जा। घुमाव ऊर्जा उसे मैकेनिकल कहा जाता है। जो घूमती है उसे घुमाव ऊर्जा कहा जाता है। अब देखो, इसके अंदर दो चीज घूम रही है। एक तो घूम रही है मेरे दोस्तों शाफ्ट, एक तो शाफ्ट घूम रही है ना, हाँ, और एक घूम रहा है आर्मेचर। बोलो सही बात है कि नहीं? बोलो, एक कौन घूम रही है? शाफ्ट, और एक कौन घूम रहा है? आर्मेचर। बस घुमाव ऊर्जा ही लेनी है। क्यों? क्योंकि नाम ही क्या है? मैकेनिकल। मैकेनिकल से घुमाव कहते हैं। दोस्तों, कभी जीवन में किसी ने बताया हो तो बोल देना मेरे से, ये समझाने का तरीका। बस इन सूत्रों को लिख देते हैं, ये याद ही नहीं होने आपके, भूल जाओगे जब एग्जाम में आएगा। तो तुम्हें कैसे याद रखना? वो यांत्रिक ऊर्जा और ये तो घुमाव ऊर्जा है। घुमाव दो चीज घूम रही है, एक तो शाफ्ट घूम रही है, आर्मेचर घूम रहा है। बस हो गया ना क्लियर? तो बताओ, शाफ्ट पे जो देते हैं वो इनपुट ऊर्जा हो गई। कौन सी ऊर्जा? इनपुट। अरे इनपुट हो गई ना शाफ्ट पर, तो शाफ्ट पर इनपुट ऊर्जा हो गई, दे दिया आपने। तो उस इनपुट ऊर्जा कहाँ आती है? नीचे। तो देखो नीचे ये लिख रहा मैकेनिकल में bhp इंटू 735.5। अब देखो आउटपुट,
तो ये तो इनपुट हो गई, दो ही चीज घूम रही है, ये तो इनपुट, फिर कौन घूम रहा है, आर्मेचर, ये आउटपुट हो गई इसकी, यांत्रिक ऊर्जा की दो ही है, ये तो इनपुट और ये आउटपुट, ये दो ही चीज घूम रही है। तो देखो ये तो इनपुट हो गई और ये इसकी आउटपुट हो गई। आउटपुट में कौन घूम रहा है, आर्मेचर, आर्मेचर में क्या आ रही है, देखो आउटपुट, आउटपुट कहां आता है, ऊपर, तो ऊपर देखो ये रही E इंटू आई ए। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बोलो समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो तीसरा फंडा, देखो एक बार और बताऊं, एक बार और वापस देखो, देखो बेटा आपसे पूछ रहा है यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल, इसको बोलते हैं घुमाव ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा, घुमाव, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहा है, सबसे मोस्ट, याद नहीं कराते कोई भी, यांत्रिक ऊर्जा है ना घुमाव ऊर्जा। अब बताओ घूमती कौन चीज है, दो, एक तो शाफ्ट घूम रही है और एक आर्मेचर घूम रहा है। तो देखो ये तो इनपुट हो गई, अरे शाफ्ट को घुमाते हैं ना पहले जनरेटर की को, जिसको घुमाया जाता है सबसे पहले उसे इनपुट ऊर्जा कहते हैं। तो देखो ये तो इनपुट, इनपुट कहां आती है, नीचे, इनपुट नीचे आएगी ना, इनपुट के रूप में शाफ्ट को तो घुमा रहे हो, bhp इंटू 735.5, तो देखो bhp इंटू 735.5। अब देखो इसकी आउटपुट, इसकी आउटपुट कहां है, तो बता, यहां आउटपुट नहीं है इसकी, हमें लेनी है मैकेनिकल घुमाव। ये चीज थोड़ी घूम रही है कोई, ये बाइंडिंग थोड़ी घूम रही है, घूम तो आर्मेचर रहा है, तो ये तो इनपुट हो गई, ये इसकी आउटपुट हो गई, ये घूम रहा है ना। तो घुमाव ऊर्जा किस पे प्राप्त हो रही है, इस पे, इसमें क्या क्या चीज प्राप्त हो रही है, एक तो विद्युत भागबल, एक आर्मेचर धारा, तो ऊपर लिख दो आउटपुट में, ये आउटपुट हो गया, तो विद्युत भागबल एक आर्मेचर धारा। बोलो समझ में आया कि नहीं, सबसे खतरनाक चीज है। अगला देखो विद्युत दक्षता। विद्युत दक्षता क्या चीज होती है, देखो विद्युत के रूप में हमें वोल्टेज आती है और करंट आती है। बोलो समझ में आ गया, बोलो विद्युत के रूप में हमें क्या आती है, वोल्टेज, और क्या आती है, करंट। बोलो क्लियर हो गया। अब बताओ इसमें विद्युत के रूप में कौन कौन सी सब कहां सप्लाई है, एक तो देख ये वोल्टेज, ये वोल्टेज है, ये करंट है, विद्युत भागबल की इकाई वोल्टेज होती है, करंट, ये विद्युत ही तो है, विद्युत सप्लाई, एक ये विद्युत सप्लाई, ये वोल्टेज है, ये करंट है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। तो देखो पहले तो उत्पन्न हुई और फिर ये बाहर निकल गई। बोलो सही बात है, विद्युत का मतलब इनपुट भी विद्युत लेनी है और आउटपुट भी विद्युत लेनी है। बोलो समझ में आ रहा है ना। तो विद्युत ऊर्जा दो जगह आ रही है, एक तो आर्मेचर पे आ रही है विद्युत ऊर्जा जो उत्पन्न हो रही है, और एक आउटपुट में भी आ रही है। तो देखो पहले तो आर्मेचर में उत्पन्न हुई, ये तो इनपुट हो गई, और ये बाहर निकलते ही आउटपुट हो गई। सही बात है कि नहीं, अरे क्लियर हो रहा है ना। तो देखो विद्युत का मतलब विद्युत ही दो चीज लेनी है विद्युत की। तो देखो एक मिनट, विद्युत की आपको दो चीज लेनी है, तो बताओ इसमें विद्युत ऊर्जा कहां कहां है। तो देखो एक तो ये विद्युत भागबल, एक आर्मेचर धारा, ये भी विद्युत ऊर्जा है और ये भी विद्युत ऊर्जा है। बोलो अब देखो ये तो अंदर उत्पन्न हो रही है, बाहर निकल रही है, तो ये तो इनपुट है और ये आउटपुट है। सही है ना। तो बोलो इनपुट कहां आता है, नीचे, ये नीचे इनपुट है ना दक्षता का। तो बताओ इनपुट, इनपुट के रूप में तो ये रही अंदर, अंदर तो E इंटू आई है, तो देख E इंटू आई है, समझ गए ना, E इंटू आई है। सही है ना। और आउटपुट में देखो विद्युत के रूप में आउटपुट ये रही, ये विद्युत सप्लाई आ रही है, वोल्टेज धारा। तो बताओ आउटपुट में ऊपर वोल्टेज एवं लोड धारा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। सबसे खतरनाक पॉइंट है, किसी कोई दिमाग में नहीं घुसाता है, इनको याद करना पड़ता है। एक बार और सुन लो, चलो आराम से देखना, सुनो दोस्तों आराम से एक बार और, फिर आपको वीडियो बार बार देख लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है। देखो कितनी जी जान लगा रखी फील्ड के अंदर, एक एक वर्ड शब्द है ना थ्योरी का, इसको दिमाग में जबरदस्ती सेट करूंगा मैं। ठीक है, रटने से नहीं होता है कुछ भी, याद रहना चाहिए माइंड में। ठीक है। देखो भाई दक्षता कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की। पहली कौन सी होती है, व्यापारिक कमर्शियल, वाणिज्य व्यावसायिक, या व्यावसायिक व्यापारिक या व्यावसायिक दक्षता, है ना। अब व्यापार करते हैं हम लोग, तो उस घर के जनरेटर का व्यापार किया जाता है। उस जनरेटर का क्या काम होता है, वह जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, जिसका हम उपयोग करते हैं, व्यापार करते हैं। वह जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलेगा, विद्युत ऊर्जा में। यानी कि जब उसकी शाफ्ट को घुमाओगे आप लोग तो हमें वो विद्युत ऊर्जा देता है। तो देखो जब शाफ्ट को घुमाते हो इसे इनपुट ऊर्जा कहोगे। इनपुट कहां आती है, नीचे। तो देखो bhp इंटू 735.5, ये यहां तक क्लियर हो गया। अब बताओ आउटपुट में हमें सप्लाई ये आएगी, वोल्टेज एवं धारा। तो ये वोल्टेज एवं लोड, टर्मिनल वोल्टेज एवं लोड धारा, ये व्यापार का जनरेटर हो गया जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसे व्यापारिक दक्षता कहते हैं। बोलो क्लियर हो गया। अब देखो यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक का मतलब होता है घुमाव, जो चीज घूमती है, बार बार बता रहा हूं, जो चीज घूमती है उसे यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। तो इसके अंदर दो चीज घूम रही है, एक तो शाफ्ट घूम रही है, एक आर्मेचर घूम रहा है। बोलो समझ में आ गया। आर्मेचर में क्या उत्पन्न हो रहा है, एक तो विद्युत भागबल, एक आर्मेचर धारा। अब देखो
अब दो चीज घूम रही है तो दो चीजों पे यांत्रिक ऊर्जा है, एक तो आर्मेचर पे है, एक शाफ्ट पे। सबसे पहले क्या चीज दी जाती है, शाफ्ट को घुमाया जाता है कि आर्मेचर को, शाफ्ट को। तो ये यांत्रिक ऊर्जा हो गई, इनपुट की हो गई ना, ये सही है ना, ये आउटपुट की हो जाएगी। यहीं ये चीज तो घूमेगी नहीं, ये दोनों ही घूमेंगे ना। तो देखो मैकेनिकल यानी घुमाव, वापिस मैकेनिकल यानी क्या होता है, घुमाव। दो ही चीज घूम रही है ना, कितनी चीज घूम रही है, दो। अब देखो एक तो ये घूमा, एक ये घूमा, कितनी बार बता दिया। तो बताओ ये तो इनपुट, इनपुट कहाँ आती है, नीचे। इनपुट कहाँ आती है, नीचे। समझ गए, इनपुट लिख लिख के याद करना, समझ के याद करना। तुम भी बनाना ऐसे ही सूत्र चित्र बना के, तुम अकेले में इस वीडियो के बाद में चित्र बना के तुम इनको सेट करके फिर सूत्र लिखना, तीनों घर पे राज अपने आप याद होंगे। फिर दोबारा देखना समझ में नहीं है, फिर अपने सेट कर लेना, फिर याद है। ठीक है, बताओ अब बताओ, इनपुट तो ये हो गई, नीचे आएगा इनपुट। तो देखो नीचे आ गई bhp इंटू 735 पॉइंट। आउटपुट में ये घूम रहा है, ये घूम रहा है आउटपुट में, E इंटू आई है, देखो E इंटू आई है, बोलो यांत्रिक ऊर्जा हो गई। अब देखो अगली बात आती है दोस्तों, विद्युत दक्षता। कौन सी दक्षता, विद्युत दक्षता। ये विद्युत दक्षता क्या बला है, ये देखो विद्युत दक्षता। देखो इनपुट में भी विद्युत और आउटपुट में भी विद्युत। देख आउटपुट में तो ये आ रही विद्युत और इनपुट में ये उत्पन्न हो रही है आर्मेचर में। अरे सही है ना। तो देखो इनपुट में तो ये हो रही, तो देखो इनपुट नीचे आता है E इंटू आई ए, आउटपुट ऊपर आता है BT इंटू आई एल। तो देखो BT इंटू आई एल। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आ गया ना दोस्तों। ये कब और याद होगा पता है, 2 बार वीडियो देखना इसकी, बार बार आगे पीछे करके आप लोग, फिर इसको अब अपने आप कॉपी में बना बना के चित्र, फिर सूत्र लिखना, क्योंकि मैं बता रहा हूं प्रैक्टिस करना जरूरी है इसकी, ये पेपर में जरूर आता है। बोलो क्लियर हो गया, समझ में आ गया ना। अब देखो सुनो, अब फटाफट इस पॉइंट का स्क्रीनशॉट ले लो। मैं डायग्राम को बनाए रखूंगा आपके लिए, काटूंगा नहीं इसको, क्योंकि आपके समझ में जब ही आएगी चीज़। स्क्रीनशॉट ले लो आप थोड़ा सा इसका, जो याद रहेगा। ठीक है, अब देखो सुनो, 1 मिनट रुक जाओ, मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ। सुनो दोस्तों, अब क्या होता है, ये तो आर्मेचर रहा, ये इसकी शाफ्ट रही, बस हो गया, ये घूम रही है, सही है ना, और ये आगे, बस हो गया। इसको फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, याद रहेगा। ठीक है, ले लो फटाफट, इंपॉर्टेंट है। ले लिया ना, हाँ सही है ना, एक बार ले लो। और कमर्शियल हिंदी थोड़ी कमजोर है ठीक है, ले लिया ना। अब देखो चलो, अब देखते हैं, अब लास्ट क्वेश्चन है इसके, क्वेश्चन हो गए ना। अब देखो सुनो, अब क्या होता है कि बताओ, डीसी जनरेटर होता है ना, डीसी जनरेटर, सही है ना। अब बताना डीसी जनरेटर के अंदर अधिकतम दक्षता पर, डीसी जनरेटर के अंदर अधिकतम दक्षता पर, देखो सुनो, डीसी जनरेटर में अधिकतम दक्षता पर, अधिकतम दक्षता पर, सही है ना, अधिकतम दक्षता पर, सही है ना। इस परिवर्तनशील हानि, परिवर्तनशील, सही है ना, परिवर्तनशील हानि तथा स्थिर हानि, स्थिर हानि, सही है ना, स्थिर हानि का अंतर क्या होता है, अंतर क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन है, सही है ना। अंतर क्या होता है, तो बताओ, मैंने बताया जब जनरेटर अधिकतम दक्षता पर कार्य करता है, सही है ना, जब जनरेटर अधिकतम दक्षता पर कार्य करता है, तो देखो परिवर्तनशील हानि, अभी बताया था, परिवर्तनशील हानि बराबर स्थिर हानि, यानी कि परिवर्तनशील हानि और स्थिर हानि का मान एक दूसरे के बराबर हो जाता है। जब एक दूसरे के बराबर हो गया, कौन सी दक्षता पर, अधिकतम दक्षता पर, जब एक दूसरे के बराबर हो जाता है, माना ये 10 वाट है तो ये भी कितनी आएगी, 10 वाट। अरे सही है ना, कितनी वाट आएगी, 10 वाट आएगी ना। तो बताओ इसका अंतर पूछ रहा है, अंतर पूछ रहा है ना, तो 10 माइनस 10 करोगे, बोलो कितना आएगा, 0 आएगा ना। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, 0। क्या होगा दोस्तों, 0। यहाँ तक कंप्लीट हो गया, सही है ना। और देखो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है पेपर के अंदर कि बताओ एक डीसी जनरेटर में परिवर्तनशील हानि और स्थिर हानि का अंतर 0 है, तो वह कितनी दक्षता पर काम करेगा, अधिकतम दक्षता पर काम करेगा। 2 क्वेश्चन हो गए ना। अब देखो डीसी जनरेटर में अधिकतम दक्षता पर, अधिकतम दक्षता पर, सही है ना, अधिकतम दक्षता पर परिवर्तनशील हानि, अरे मजा आ रहा है ना, कितने खतरनाक पॉइंट है।
तथा स्थिर हानि, ये सारी चीज़ लिख रखी है आपने, मानता हूँ, लेकिन याद रहना भी जरूरी है। वो स्थिर हानि का अनुपात क्या होता है, अनुपात पूछ ले, क्या पूछ ले बेटा, अनुपात क्या होता है। यहाँ लड़के कंफ्यूज होते हैं, क्या पूछ ले, अनुपात पूछ ले, क्या पूछ ले, अनुपात पूछ लेना आपसे, तो बताओ। देखो अनुपात बटे में होता है, तो देखो परिवर्तनशील हानि, और ये कौन सी, स्थिर हानि। अरे कौन सी हानि, स्थिर हानि, सही है ना, कौन सी हानि, स्थिर हानि। ये परिवर्तनशील हानि है और ये स्थिर हानि है। जब दोनों का मान, अधिकतम दक्षता पे दोनों का मान क्या होता है दोस्तों, बराबर। तो देखो अगर 10 ये है तो 10 ही ये आएगी, तो बराबर 1 आएगा, अनुपात। तो देखो याद रखना, अगर अंतर पूछे, अंतर तो शून्य होगा, और अगर अनुपात पूछ ले, क्या पूछ ले, अनुपात, अगर अनुपात पूछ ले तो क्या आएगा दोस्तों, इकाई आएगा ना, क्या आएगा, इकाई आएगा ना। तो आंसर क्या होगा मेरे दोस्तों, इकाई। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्या होएगा मेरे दोस्तों, इकाई होएगा ना। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर हो गया ना। अब देखो लास्ट क्वेश्चन, देखो डीसी जनरेटर में अधिकतम दक्षता पर परिवर्तनशील हानि, सही है ना, परिवर्तनशील हानि यदि 50 वाट होती है, कितने वाट होती है, 50 वाट होती है, तो स्थिर हानि कितने वाट होगी, स्थिर हानि कितने वाट होगी, कितने वाट होगी। बोलो सही बात है कि नहीं, कितने वाट होगी, ये पूछ रहा है। तो बताओ, मैंने बताया ना अभी, अधिकतम दक्षता पर परिवर्तनशील हानि और स्थिर हानि का मान एक दूसरे के बराबर होता है। जब परिवर्तनशील हानि 50 वाट है तो परिवर्तनशील हानि 50 वाट है, तो स्थिर हानि भी कितनी होगी, 50 वाट होगी ना। तो देखो उसमें देगा 100 वाट, ऐसे देगा आंसर। लड़के यहाँ कंफ्यूज होते हैं, ए 100 वाट ऐसे देता है, बी 25 वाट, सी 50 वाट, सही है ना, सी क्या देगा 50 वाट और डी देगा 0 वाट। बोलो बराबर होती है ना, आंसर क्या आएगा 50 वाट। बोलो क्लियर हो गया ना, क्या आएगा दोस्तों 50 वाट। बोलो क्लियर हो गया ना। अब बोलो अनुपात कितना होता है, इकाई होता है, लेकिन ऐसे भी आ सकता है, ये ध्यान रखना, एक तो ये दे दिया इकाई, या ऐसे भी आ सकता है, इनका अनुपात कितना होता है, तो 1:1 भी तो होगा। क्यों, क्योंकि दोनों का मान बराबर है ना। कैसे दोस्तों, देखो 10/10, 10 एकम 10 और 10 एकम 10, सही है ना। तो 1:1 आएगा कि नहीं आएगा, और दोनों का जब 1 में 1 का भाग दोगे तो 1 आ जाएगा। तो चल लास्ट फाइनल पूछ ले, इकाई होता है। अगर वैसे दे रखा है अनुपात तो ऐसा आएगा, देखो ए कैसे आएगा, देखो या देखो यहीं लिख देता हूँ, ए 1:1, बी 1:2, सी 1:3 और डी 2:1। बोलो आंसर क्या आएगा दोस्तों, 1:1 आएगा ना। बोलो समझ में आ गया क्लियर, ये इकाई होता है ना। तो दोस्तों फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो आप लोग। हाँ जी, ले लिया आपने। समझो, अगर अधिकतम दक्षता पर अंतर पूछ ले, क्या पूछ ले, अंतर। तो देखो दोस्तों, दोनों बराबर होती है हानि, जब दोनों माइनस करोगे, बराबर माइनस कर दोगे, मान लो 20 और 20 दोनों बराबर है ही, 20 और 20, तो बोलो कितना आएगा, 0 आएगा ना। अगर अनुपात पूछ ले, क्या पूछ ले, अनुपात अनुपात पूछ ले, याद रखना 20/20, 1/1। बोलो सही है ना, 1:1, या 1 में 1 का भाग दोगे ना, जब 1 में 1 का भाग दोगे तो कितना आएगा, 1 इकाई आएगा, या 1:1। बोलो क्लियर हो गया। अब बताओ, अधिकतम दक्षता पर परिवर्तनशील हानि कितने वाट है, 50 वाट है। कितने वाट है, 50 वाट। यदि इसको स्थिर हानि कितने वाट होगी, अधिकतम दक्षता पर दोनों बराबर होती है, ये 50 वाट है तो ये भी कितनी होगी, 50 वाट। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है दोस्तों, हाँ जी दोस्तों, अब आज आपकी यही क्लास कंप्लीट होती है। तो आज मैंने 3 पॉइंट पढ़ाए हैं, एक तो क्रिटिकल रेजिस्टेंस पढ़ाया है, एक मैंने वोल्टेज रेगुलेशन पढ़ाया है, और एक मैंने आज आपको दक्षता पढ़ाई है। 3 पॉइंट हो चुके हैं दोस्तों।
ठीक है दोस्तों, आज यदि आपको पसंद आया हूँ, अच्छी क्लास लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। और सभी दोस्तों से बोलूँगा, अब यदि आपको क्लास में मज़ा आ रहा है, कुछ अलग मिल रहा है, मिलने से बात नहीं होती दोस्तों, वो याद भी रहना चाहिए जब जाके सिलेक्शन होगा। यदि क्लास में मज़ा आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों से बोलो, कमेंट जरूर लिखा करो, लाइक जरूर किया करो। और कल का टेस्ट कैसा रहा आपका? बढ़िया रहा ना? अच्छे से ऐसे ही आप टेस्ट लेता रहूँगा। ओके बाय, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू दोस्तों।